नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। यूट्यूब के मेरे मित्रों का स्वागत है और जूम में जो मित्र झूम झूम कर जो इस पूरी वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। आप लोगों के चेहरे पे जो ये हंसी और जो मुस्कान देखते हैं उससे हमारा जोश बढ़ जाता है, उससे हमें अभी प्रेरणा मिलती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर के द्वारा आयोजित की जा रही इस एक विशेष प्रकार की ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 7 दिवसीय ये कार्यशाला है। इस कार्यशाला का प्रारंभ 19 जनवरी को हुआ साथियों, और ये कार्यशाला पूरी तरह से केंद्रित है संविधान सभा के दूसरे सत्र पर। और जैसा आप लोग जानते हैं, संविधान सभा का दूसरा सत्र 20 जनवरी 1947 से लगाकर 25 जनवरी 1947 को हुआ। और आप लोगों को यह भी बताया गया था कि 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा में किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई। उस दिन अवकाश रखा गया। और उस दिन अवकाश क्यों रखा गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने ऐसा कहा कि सर, कल 23 जनवरी है और 23 जनवरी पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, तो हम लोग उनके फंक्शन में वहां व्यस्त रहेंगे, इसलिए अवकाश रखा जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ठीक है, कल 23 जनवरी को किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। और जैसा हुआ, लेकिन हम लोगों ने किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं रखा। हम लोगों ने आधे घंटे ही सही संविधान सभा के कुछ ऐसे मेंबर्स जिनके बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती है, संविधान सभा के उन सदस्यों के बारे में बताया गया। जितना मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी है, हमने 25-27 जो सदस्य हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी। अभी तो दूसरा सत्र चल रहा है, लंबे लंबे सत्र भी चलेंगे, बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं, उनके बारे में आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। साथियों, आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ, आज मैं पहले से बता देता हूं। आज काफी देर तक आपको रुकना पड़ेगा और बिल्कुल लगभग 2 घंटे मुझे लग रहा है कि लग ही जाएंगे, क्योंकि संविधान सभा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा की जाएगी। आप लोग जानते हैं, संविधान सभा में इनिशियल स्टेज में 5 उपाध्यक्ष, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया था। वो 5 उपाध्यक्ष किस प्रकार से होंगे उसके बारे में तो नियमों पर हमने जब चर्चा की थी तब हमने बात की ही थी। आज एक उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ कुछ और बातें हैं। एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी, उस एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग होंगे और किस प्रकार से सांप्रदायिकता का प्रश्न संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहेगा। संविधान सभा के अलग अलग समुदाय के जो सदस्य हैं वो अपने अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए किस प्रकार से बहस करेंगे, उस बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे साथियों कि जो संविधान सभा का जो बजट है वो बजट किस तरह से पारित होगा। अभी पारित हो नहीं रहा है, कुछ कुछ बातें स्वीकार की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारी जो संविधान सभा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके वेतन को लेकर किस तरह से संविधान सभा के जो कुछ सदस्य हैं उनमें आपस में जबरदस्त बहस होगी। खासकर सोमनाथ लाहिरी जी के विचारों को जानेंगे, राजकुमारी अमृता कौर के विचारों को जानेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो बात को हम लोग प्रारंभ करें। जूम के साथी क्या बोल रहे हैं, शुरू करें? थैंक यू वेरी मच। चलिए, 24 जनवरी उस दिन वार शुक्रवार है। आप देख सकते हैं भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण। विषय क्या क्या है? उपाध्यक्ष का चुनाव 1, एडवाइजरी कमेटी का चुनाव 2 और बजट। 3 मुद्दे हैं विशेष, और तीनों मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये भारतीय विधान परिषद शुक्रवार 24 जनवरी सन 1947 भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में दिन के 11 बजे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई। अध्यक्ष बोल रहे हैं और स्टार बना हुआ है, मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, स्टार लगा हुआ मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष? अब हम कार्यवाही शुरू करेंगे। परसों जब कार्यवाही समाप्त हुई, परसों यानी 22 जनवरी को, तब हम समिति के रूप में बजट पर बहस कर रहे थे। आप लोगों को याद है 22 जनवरी को जब चर्चा खत्म हुई थी उस समय वो एक कमेटी बन गई थी। संविधान सभा एक कमेटी बन गया था और संविधान सभा कमेटी के रूप में बजट पर चर्चा कर रही थी, ऐसे आप लोगों को मालूम है। कुछ ऐसे संशोधन है जिनको हाउस के समक्ष रखना ही है। मैं सुझाव पेश करता हूं कि हम पहले उन प्रस्तावों को लें
और उन्हें समाप्त करने के बाद अगर हमारे पास समय बचे तो फिर समिति के रूप में बैठकर बजट पर बहस करेंगे। वो कह रहे हैं कि आज हमारे सामने कुछ प्रस्ताव है, पहले हम उन प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम फिर संविधान सभा किस रूप में बदल जाएगी, एक समिति के रूप में बदल जाएगी, एक कमेटी के रूप में बदल जाएगी, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। मुझे आशा है सदस्यों को मेरी बात स्वीकार है। ये टेक्निकल टीम, ये जो स्क्रीन है थोड़ा बीच में लेके आ जाओ, नहीं तो मुझे टेढ़ा देखना पड़ता है बार बार। इस स्क्रीन को इधर ले लीजिए। श्री सत्यनारायण सिन्हा बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बिहार से हैं। मैं क्या कह रहे हैं वो, अध्यक्ष जी जब हमने पिछली बैठक स्थगित की थी तो हम समिति के रूप में थे, इसलिए यह आवश्यक है कि एक बार फिर प्रस्ताव पारित करके हम वापस सभा बन जाए। वो ये कह रहे हैं सत्यनारायण सिन्हा जी कि सर हम तो कमेटी है, 22 तारीख को कमेटी के रूप में ही तो हम लोग हुए थे, अलग स्थगित हुई थी, तो फिर हमको कमेटी से वापस सभा के रूप में बदलना पड़ेगा। इसलिए पहले ये प्रस्ताव लाओ और ये कहो कि अब हम सभा बन गए हैं, तो हम सभा बन जाएंगे, और फिर प्रस्ताव लाकर कहना पड़ेगा अब हम समिति बन गए हैं। आप समझ रहे हैं, संविधान सभा इस प्रकार से काम कर रही है। अध्यक्ष आप कह रहे हैं अंग्रेजी में, मुझे आशा है सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है, और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और प्रस्ताव स्वीकार करते ही संविधान सभा जो कि एक समिति के रूप में थी वापस किस रूप में बदल गई, सभा के रूप में बदल गई। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष आप बोल रहे हैं अंग्रेजी में, चूंकि सभा ने सुझाव स्वीकार कर लिया है इसलिए अब हम पूर्ण खुले अधिवेशन में बैठते हैं और प्रस्ताव लेते हैं। अब मैं श्री सत्यनारायण सिन्हा से कहता हूं कि वह अपने नाम का प्रस्ताव पेश करें। अब प्रस्ताव आ रहा है और यहां लिखा हुआ है खुली कार्यवाही, खुली कार्यवाही। और अगर आपको याद हो तो बजट के संदर्भ में क्या लिखते हैं, गोपनीय। क्या लिखते हैं, गोपनीय। यहां पर क्या हो रही है, खुली कार्यवाही हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक मेरे मित्र ने झूम पर प्रश्न पूछा, जरा रुकिएगा, कि सर आज तो राष्ट्रगान पारित हुआ था, आज राष्ट्रगीत पारित हुआ था। बिल्कुल चर्चा करेंगे, पर वो दिन आया नहीं है। वो दिन आएगा 1950, 24 जनवरी 1950 जब आएगा उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे, और बिल्कुल आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। पर अभी हम 24 जनवरी 1947 में, और मैं तो ये चाह रहा हूं कि इस वर्कशॉप की जो खूबसूरती है उसको हम लोग बरकरार रखें। और इस वर्कशॉप की क्या खूबसूरती है, इस वर्कशॉप की खूबसूरती यह है कि जिस दिन संविधान सभा में जिस मुद्दे पर चर्चा हुई उसी दिन हम चर्चा करें, ताकि आपके मस्तिष्क में बातें बैठ जाए। वरना तो 24 जनवरी 1950 की बात भी की जा सकती थी, लेकिन अभी तो हम लोग दूसरे सत्र में, जिस 24 जनवरी की आप बात कर रहे हैं वो संविधान सभा का 12वां सत्र है। तो मैं मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना आपको संयमित करें। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और आपका इसी तरह का अगर सहयोग बरकरार रहा तो बिल्कुल हम सारे सत्रों पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए, श्री सत्यनारायण सिन्हा प्रस्ताव पेश कर रहे हैं किसके बारे में, उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं, श्रीमान अध्यक्ष जी मैं अपने नाम का नीचे लिखे हुआ प्रस्ताव पेश करता हूं। इसके बाद में वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं संविधान सभा के उपाध्यक्षों के संदर्भ में, और वो कह रहे हैं कि सर हमने जो नियम पारित किए उसके तहत असेंबली में 5 उपाध्यक्ष होंगे। मैंने बताया था आप लोगों को। ये स्क्रीन को पूरा इधर करवा दीजिए, इसको हटाकर इधर करवाइए, ऐसे नहीं करिए, ये पूरा उठाकर यहां रखिए। क्या लिखा कि सभा के 5 उपाध्यक्ष होंगे। 5 उपाध्यक्ष में से 2 का चुनाव असेंबली के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्दिष्ट ढंग पर होगा। यानी संविधान सभा में जो 5 उपाध्यक्ष होंगे, 2 का चुनाव होगा। संविधान सभा के सारे मेंबर मिलकर उन 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे, और बाकी जो 3 उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव कौन करेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो संविधान सभा को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया, ए, बी और सी। हर एक भाग से एक एक उपाध्यक्ष आएगा। ए से 1 आएगा, बी से 1 आएगा और सी से 1 आएगा। 3 उपाध्यक्ष वो, और जो बाकी जो 2 उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव संविधान सभा के सारे सदस्य मिलकर करेंगे। तो आज एक उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। विभागों द्वारा निर्वाचित सभापति असेंबली के पद की स्थिति से उपाध्यक्ष होंगे। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो अध्यक्ष होंगे वे संविधान सभा में उपाध्यक्ष होंगे। इस प्रकार का नियम हमने पारित किया था। माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस प्रस्ताव का क्या करता हूं, समर्थन करता हूं। इसके बाद में अध्यक्ष बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, प्रस्ताव पेश हुआ और समर्थन प्राप्त कर चुका है। मैं नहीं समझता हूं कि उस पर किसी प्रकार की बहस की जरूरत है, और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यानी उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा गया सत्यनारायण सिन्हा जी के द्वारा, वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और गोविंद वल्लभ पंत जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। अब चुनाव के बारे में अध्यक्ष साहब घोषणा कर रहे हैं।
अध्यक्ष साहब घोषणा कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी के कमरे में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो व्यक्ति संविधान सभा में उपाध्यक्ष बनना चाहता है वो आज शाम को 5 बजे तक सेक्रेटरी के कमरे में फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने की बात हुई, और अगर जरूरी हुआ तो कल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच अंडर सेक्रेटरी के दफ्तर में कमरा नंबर 24 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष का क्या होगा, चुनाव होगा। फॉर्म आज भरा जाएगा, यानी 24 जनवरी 1947 को फॉर्म भरा जा रहा है। शाम को 5 बजे तक फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो कल 11 बजे यानी 25 जनवरी को 11 बजे हम लोग क्या करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे। और चुनाव जो होगा कमरा नंबर 24 में होगा, जो कि अंडर सेक्रेटरी का कमरा है। इस प्रकार की घोषणा की जा रही। अब आ रहा है एडवाइजरी कमेटी। आज का सबसे बड़ा जो काम है, एडवाइजरी कमेटी में किस प्रकार के सदस्य होंगे, कौन सदस्य होंगे, किस तरह से सदस्य लिए जाएंगे, उस पर पूरी की पूरी जो चर्चा है आज की वो इसी विषय पर होने वाली है। और जबरदस्त बहस होगी। जयपाल सिंह जी मुंडा आएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। एंथोनी साहब आएंगे, वो एंग्लो इंडियन की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। डूरंग साहब आएंगे, जो गोरखों की ओर से अपनी बात को रखेंगे। इसी प्रकार से जो हरिजन समुदाय के जो लोग थे वो अपनी ओर से अपनी बात को रखेंगे। तो आज बहुत गर्मा गर्म बहस संविधान सभा में होने वाली है, क्योंकि बनने जा रही है एडवाइजरी कमेटी। इस एडवाइजरी कमेटी में मेंबर कितने होंगे अभी तो हम लोग जान ही लेंगे, लेकिन ये एडवाइजरी कमेटी का जो मुख्य कार्य है वह मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में है। अल्पसंख्यकों को किस तरह से संरक्षण प्रदान किया जाए, अल्पसंख्यकों के क्या मुद्दे हैं, उन पर विचार होगा। और आज आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस अल्पसंख्यक की परिभाषा हम स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद देखते हैं, उस अल्पसंख्यक के बारे में हमारी संविधान सभा के मेंबर्स इन दिनों में क्या सोच रहे हैं, इन दिनों में क्या सोच रहे हैं, वो आपको जानकारी मिलने वाली है। जरा देखिएगा। एडवाइजरी कमेटी का चुनाव माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एडवाइजरी कमेटी की पूरी रूपरेखा रखेंगे। आप एक बात को नोट कर पा रहे हैं क्या, और आपको वो बातें नोट करनी चाहिए। आपने देखा अलग अलग नियम समिति के बारे में किसी और सदस्य ने प्रस्ताव रखा, एडवाइजरी कमेटी के बारे में किसी और सदस्य के द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है, नेगोशिएटिंग कमेटी के बारे में किसी और सदस्य के द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एडवाइजरी कमेटी के बारे में माननीय गोविंद वल्लभ पंत साहब प्रस्ताव रख रहे हैं। बहुत बड़ा भाषण होगा उनका, लगभग 7-8 पेजेस में उनका भाषण है। लेकिन जो मुख्य जो बात है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और इससे आपके मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे। क्योंकि जिस तरह से इनिशियल स्टेज में संविधान सभा में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व हो रहा था, वो आप देखेंगे। फिर आक्षेपों का दौर चलेगा, बहुत सारा वाद विवाद होगा। तो गोविंद वल्लभ पंत साहब, श्रीमान जी, मैं अपने नाम का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं, जो कि इस प्रकार से। अब वो प्रस्ताव रख रहे हैं। वो प्रस्ताव क्या रख रहे हैं कि जो एडवाइजरी कमेटी बन रही है उसमें टोटल 68 मेंबर होंगे। कमेटी के लिए 9 सदस्यों को और नॉमिनेट भी कर सकता है, यानी चुनाव भी होंगे। कुछ मेंबर्स का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा, कुछ मेंबर का चुनाव राजेंद्र प्रसाद खुद तय करेंगे कि किस पद्धति से हो, और कुछ मेंबर को वो नॉमिनेट भी कर सकेंगे, और ऐसे मेंबर की संख्या 9 होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो 52 का इलेक्शन, फिर 7 का इलेक्शन, तो 52 और 7 59 और 9 का हो गया नॉमिनेशन, यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए 68। तो 68 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी बनने जा रही है, इस बारे में वो प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं कि ये जो एडवाइजरी कमेटी वो किन मुद्दों पर विचार करेगी। तो देखिए जरा, एडवाइजरी कमेटी ऐसी उप समितियों की भी नियुक्ति करेगी। एडवाइजरी कमेटी के भीतर बहुत सारी उप समितियां होगी। किन किन मुद्दों पर होगी? पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबायली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रदेश के कबायली क्षेत्र के शासन की योजना तैयार करेगी, और उन क्षेत्रों के लिए भी जो कबायली क्षेत्र है, जबकि क्षेत्र पृथक और विशेष रूप से पृथक कहे जाते हैं। इन कमेटीज के अंदर कई सारी उप कमेटीज भी होगी जो अलग अलग एरिया के बारे में विचार विमर्श करने का काम करेगी, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं। फिर वो अपने इस भाषण के अंतर्गत बता रहे हैं कि ये जो एडवाइजरी कमेटी बनाई है ये हम लोग नहीं बना रहे, ये एक्चुअली में कैबिनेट मिशन योजना में साफ साफ लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना यानी 16 मई 1946 की वह योजना जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। आप क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि कैबिनेट मिशन
का केवल इतना ही काम था कि ये संविधान सभा है भाई, इसमें 389 मेंबर होंगे, 292 यहां से होंगे, 4 यहां से होंगे, 93 यहां से होंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर ले लो, बस काम खत्म, 4 लाइन का प्रस्ताव। ऐसा नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना कम से कम 100-150 पेज की थी। कैबिनेट मिशन योजना मतलब संविधान सभा जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस संविधान सभा को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा? कैबिनेट मिशन योजना को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग 12 सत्र संविधान सभा के पूरे पढ़ लेंगे, आपके मस्तिष्क में बहुत सारी बातें आ चुकी होगी, तब हम कैबिनेट मिशन योजना को भी पढ़ सकते हैं कि अंग्रेज कैसी योजना बनाकर लेकर आए थे भारतीयों के बारे में। वो बात तब बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो बेसिक बात अभी समझ लेते हैं, मौका मिला तो कभी कैबिनेट मिशन योजना के 100-125 जो पेज है उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि उससे एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि उनके मस्तिष्क में भारत को लेकर, भारत के विभिन्न समुदायों को लेकर क्या भाव थे। तो इस प्रकार से पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये एक प्रस्ताव रख रहे हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा ये एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है और बिल्कुल कैबिनेट मिशन योजना का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव है हमने कोई अपने मन से नहीं रखा है, ये कैबिनेट मिशन ने जैसा कहा वैसा रखा। अब इसमें मेंबर कौन होंगे? मेंबर कौन होंगे? अल्पसंख्यक लोग होंगे। एडवाइजरी कमेटी चूंकि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर विचार करने जा रही है, तो इसमें मेंबर कौन होंगे? आपको जानकर बड़ा ताजुब होने वाला है कि इसमें अल्पसंख्यक मेंबर कौन से राज्य से कौन व्यक्ति होगा, उनके तक भी नाम आएंगे। मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं, देखिएगा। वो कह रहे हैं बंगाल, पंजाब, सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं के 7 लोग होंगे। आप कहेंगे सर कमाल करते हैं आप भी, हिंदू अल्पसंख्यक आया ना मस्तिष्क में प्रश्न? हिंदू अल्पसंख्यक, आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा। लेकिन प्रांतों के नाम देखिए, बंगाल, पंजाब, सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं के 7 प्रतिनिधि होंगे। अरे भाई, बंगाल में तो हिंदू अल्पसंख्यक ही है, बलूचिस्तान में तो हिंदू अल्पसंख्यक ही है, सीमा प्रांत में तो हिंदू अल्पसंख्यक ही है, सिंध में तो हिंदू अल्पसंख्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज में हमारी संविधान सभा में, आज आप लोग जानते हैं हमारे देश में एक बहस चल रही है कि अल्पसंख्यक कौन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या 50% से कम है, लेकिन फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा ना मिला होने के कारण वे अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं, सरकार के द्वारा जो अवसर दिए जाते हैं, उनका लाभ नहीं ले पाते। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे यहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, आप लोग जानते हैं। लेकिन संविधान सभा क्या कह रही है? बंगाल, पंजाब, सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदू कितने होंगे? 7 लोग लिए जाएंगे कमेटी में। फिर संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई, आसाम और उड़ीसा से 7 प्रांतों के मुसलमान लिए जाएंगे। यानी जिन प्रांतों के नाम मैंने बोले वहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, इससे पहले जिन प्रांतों के नाम मैंने बोले वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, तो 7-7 दोनों लोग लिए जा रहे हैं। फिर कह रहा जा रहा है दलित जाति 7 प्रतिनिधि, फिर सिखों के 6 प्रतिनिधि, हिंदुस्तानी ईसाई। हिंदुस्तानी ईसाई क्या होता है? हिंदुस्तानी ईसाई क्या होता है? हिंदुस्तानी ईसाई मतलब ऐसे ईसाई जो मूलतः हिंदू थे, मूलतः मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, लेकिन बाद में जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया वो भारतीय ईसाई कहलाते हैं, हिंदू ईसाई कहलाते हैं, हिंदुस्तानी ईसाई कहलाते हैं। एंग्लो इंडियन अलग है, ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन अलग है, भारतीय ईसाई अलग है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एंग्लो इंडियन अलग होते हैं, भारतीय ईसाई अलग होते हैं। भारतीय ईसाई मतलब ऐसे भारतीय जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, जो सिख थे, जो पारसी थे और बाद में जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, वो कहलाते हैं भारतीय ईसाई। और एंग्लो इंडियन का मतलब तो है कि जिसके पिता या दादा दोनों में से कोई एक अंग्रेज रहा हो और मां अनिवार्य रूप से भारतीय रही हो, उनसे उत्पन्न संतान जो है वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन दोनों अलग अलग है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हिंदुस्तानी ईसाई 4, पारसियों के 3, एंग्लो इंडियन देख लिया अलग लिखा हुआ है, एंग्लो इंडियन के 3 प्रतिनिधि होंगे और कबीले वाले और पृथक क्षेत्रों से 13 प्रतिनिधि होंगे। यानी अल्पसंख्यक कौन कौन समुदाय के कितने कितने लोग एडवाइजरी कमेटी में होंगे, इसका पूरा एक प्रस्ताव माननीय गोविंद वल्लभ पंत साहब के द्वारा रखा जा रहा है। फिर गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त 10 जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष उनको नॉमिनेट भी कर सकेंगे। फिर वो कह रहा है कि प्रस्ताव में जिस तरह से हमने लोगों ने बांटे हैं अलग अलग समुदाय में,
वो हमने जिस समुदाय की जो स्थिति जिस राज्य में है उसके आधार पर हम लोगों ने इनको बांटा है, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब अपने प्रस्ताव के अंतर्गत कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार का यह प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत साहब के द्वारा रखा जा रहा है। फिर वो एक कुछ बात भी कह रहे हैं कि इस संदर्भ में मैं अल्पसंख्यकों को भी हाल ही के कुछ वर्षों की ऐतिहासिक घटनाएं स्मरण दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य इस बात की अभिज्ञता रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई राज्य बनाए गए थे, खासकर पूर्वी यूरोप में, और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कानून भी इन राज्यों के संविधान से जोड़े गए। फिर वो उदाहरण दे रहे हैं जैसे चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, पोलैंड इत्यादि में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। फिर वो बतलाता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत बतलाते हैं कि भाई ये जो प्रस्ताव हम लोग एडवाइजरी कमेटी का रख रहे हैं उसमें हमने विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व तो दे दिया, लेकिन हमको अल्पसंख्यक बन के नहीं सोचना चाहिए, हमको नागरिक बन के सोचना चाहिए। इस बारे में बहुत सुंदर टिप्पणी इन्होंने की है, उन टिप्पणी को मैं विशेषकर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे अल्पसंख्यक या मौलिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विवरण का प्रयत्न यहां नहीं करना है। फिर भी मैं एक ऐसी दूषित, देखिए क्या कह रहे हैं, फिर भी मैं एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति का हवाला दिए बिना नहीं रह सकता जो इस देश में कई वर्षों से जोर पकड़ रही है। अब वो बता रहे हैं कि भारत में एक नई प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो गई है जो कुछ एक वर्षों से भारत में जबरदस्त जोर पकड़ रही है। और वो क्या प्रवृत्ति है? वो प्रवृत्ति है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आगे कह रहे हैं, व्यक्तिगत नागरिक जो कि राष्ट्र का मेरुदंड है और सामाजिक जीवन का धुरी और केंद्र है, जिसकी प्रसन्नता और संतोष समाज के सभी पुरुषों का ध्येय होना चाहिए, वह इस विवेकहीन संस्था, कौन सी संस्था, संप्रदाय में खो गया है। एक व्यक्ति जो नागरिक के रूप में देश की सेवा करना चाहिए वो अपने धर्म में खो गया है, संप्रदाय में खो गया है। हम यहां तक भूल गए हैं कि कोई नागरिक इस रूप में भी हो सकता है। हमारी ऐसी अप्रिय और हे आदत हो गई है कि हम सदा सांप्रदायिक रूप से ही सोचते हैं, नागरिक के रूप में कभी सोचते नहीं। जब कभी भी सोचने का हमको वक्त मिलता है तो हम अपने आप को किसी न किसी संप्रदाय का अंग मानते हुए, किसी न किसी संप्रदाय का सदस्य मानते हुए सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हम कभी नागरिक के रूप में सोचते ही नहीं है, ऐसा पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं। ऐसा बोलते ही जबरदस्त तालियां बजी संविधान सभा में, करतल ध्वनि। किंतु आखिर नागरिकों से ही संप्रदाय बनता है और इस रूप में ही व्यक्ति ही सारे यंत्र का भीतरी भाग है और वही सारी प्रवृत्ति और उन्नति का साधन और उपाय है। ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं कि हमको नागरिक के रूप में सोचना चाहिए, हमें एक संप्रदाय का सदस्य के रूप में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, ऐसा अपना भाषण एडवाइजरी कमेटी के संदर्भ में देते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं। अब उनके प्रस्ताव का समर्थन होगा। अध्यक्ष आप बोल रहे हैं, अब स्टार लगा हुआ है, मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरदार हरनाम सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं। सरदार हरनाम सिंह ये पंजाब से संविधान सभा के सदस्य हैं और अगर आप लोगों को याद हो तो प्रथम सत्र में भी उनको हम लोगों ने सुना था। प्रथम सत्र में उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि शुरुआती दौर में हमारी कोई इच्छा संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने की नहीं थी। यानी सिख समुदाय के लोग भी पहले ये सोच रहे थे कि हम संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं अपने उस भाषण में कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जब हमको आश्वासन दिया गया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी, तब हम संविधान सभा की बैठकों में भाग लेना का निर्णय किया। अब सरदार हरनाम सिंह इस एडवाइजरी कमेटी पर क्या बोल रहे हैं, वो इसका प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद में जो अलग अलग सदस्य आएंगे, आर के सिद्धवा जी आएंगे जो कि पारसी समुदाय के हैं, सोमनाथ लाहिरी जी भी आएंगे, हालांकि वो बजट के संदर्भ में आएंगे। इसके अलावा एंथोनी साहब आएंगे, डूरंग साहब गोरखा समुदाय की ओर से आएंगे, कुछ लोग हरिजन समाज की ओर से भी आएंगे और वो जो अपनी बात रखेंगे उससे आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार क्या लोग थे, संविधान सभा के सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना था, संविधान सभा के सदस्यों को कैसे कैसे समुदाय के लोगों को संतुष्ट करना था और फिर एक ऐसा सुंदर सा संविधान बनाना था जो सभी समुदायों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। ये बातें जानने के लिए इन बातों को भी जानना जरूरी है। सरदार हरनाम सिंह पंजाब से आ रहे, क्या कह रहे हैं? श्री अध्यक्ष जी, 16 मई के वक्तव्य के अनुसार जो एडवाइजरी कमेटी बनानी है वह अनेक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है। देखिए, एडवाइजरी कमेटी कैबिनेट मिशन की उपज है, ध्यान रखना। वो कह रहा है कि 16 मई कहने का मतलब यह है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी। उनकी क्या घोषणा थी, वह उनका वक्तव्य है।
हम सभी मानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समस्या हमारे देश की उन्नति में वर्षों से बाधा डालती रही है और इसका संतोषजनक हल हो जाने पर देश समृद्धिशाली हो पाएगा। हमने लक्ष्य मूलक प्रस्ताव में रखा था कि भारत के भावी विधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। ये तो उचित व्यवस्था रखनी होगी। जहां तक कांग्रेस का संबंध है, ऐसा हरनाम सिंह कह रहे हैं, जहां तक कांग्रेस का संबंध है, सन 1922 में ही जब भारत के लिए विधान यानी भारत के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी, कितने ही प्रस्ताव पारित किए गए थे जिनमें स्पष्ट कहा गया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ऐसे संविधान बनाने हैं जिनसे उन अल्पसंख्यकों को संतोष हो। इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि इस सभा में स्थित कांग्रेस दल ने इस संस्था का विधान संविधान सभा के सदस्यों को सौंप दिया है। इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक समस्या का आखिरी हल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, पर यह तो सभी जानते हैं कि सारी सांप्रदायिक रूपरेखा इस माइनॉरिटी कमेटी के सामने है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश जो इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले हैं उनका वर्तमान तथ्यों से कुछ संबंध है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वाक्यांश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शासन व्यवस्था संबंधी और राजनीतिक वातावरण बनाने वाले हैं। इसके बाद भारत के संप्रदायों ने यानी विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ विधानों पर जोर डाला कि वे ज्यों के त्यों रख दिए जाए जिससे उन्हें समुचित संरक्षण प्राप्त हो जाए। एक्चुअली अगर आप लोगों को याद है, थोड़ा बहुत अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था थी। अगर 1935 का अधिनियम अगर आपने पढ़ा हो तो सरदार हरनाम सिंह भी यही कह रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनकी ये मांग है कि जो भारत का जो संविधान बनने जा रहा है उस संविधान में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान थे उनको बरकरार रखा जाए। ऐसा सरदार हरनाम सिंह कह रहे हैं कि ऐसा अलग अलग संप्रदाय के लोग ये चाह रहे हैं कि भारत के भविष्य के संविधान में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान 1935 के अधिनियम में थे उन्हें एज इट इज रख लिया जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर सरदार हरनाम सिंह फिर कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बात रखते हैं। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं देखता हूं कि ऑर्डर पेपर में कई संशोधनों की सूची दी गई। वो कह रहा है कि एडवाइजरी कमेटी का जो ये प्रस्ताव रखा गया उस पर संशोधनों की एक लंबी सूची दी गई है। मेरे ख्याल से सुविधा इस बात में होगी कि प्रत्येक वाक्यांश के साथ उसका संशोधन पेश किया जाए। वो कह रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी के संदर्भ में जो हमने एक प्रस्ताव रखा है उसके हर वाक्य के संदर्भ में जो संशोधन दे रखे हैं तो मैं एक वाक्य बोलूंगा फिर उसके संदर्भ में जो भी संशोधन है वो पेश किए जाएंगे। ऐसा मैं करना चाहता हूं, या फिर पूरा का पूरा वो प्रस्ताव पढ़ लेता हूं फिर संशोधन रखे जाए। तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। एडवाइजरी कमेटी के गठन के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा गया हर वाक्य के बारे में कोई ना कोई संशोधन है तो मैं एक एक वाक्य बोलता जाऊंगा और उसके बारे में जो भी संशोधन है उसको हम लोग रखते जाएंगे। फिर बंगाल से आते हैं डंबर सिंह गुरंग। डंबर सिंह गुरंग से आप परिचित है? कौन से समुदाय से है? अरे क्यों परिचित नहीं है? मेरी एक बहन कह रही है वीरपाल कौर के नहीं सर परिचित नहीं है। अरे परिचित होना चाहिए। डंबर सिंह गुरंग गोरखा समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और पिछले वर्कशॉप में आपको इनसे बड़ा परिचित करवाया था। आज फिर एक बार क्या कह रहे हैं वो जरा देखिएगा। डंबर सिंह गुरंग क्या कह रहे हैं? बंगाल से है। श्रीमान जी, किसी संशोधन के पेश करने से पूर्व एक सूचना संबंधी आपत्ति है। क्या मैं ये जान सकता हूं कि संशोधनों की सूचना देने के लिए कोई समय नियत किया गया है या नहीं? यह प्रस्ताव तो सदस्यों में अभी बांटा गया है, सदस्यों को कुछ समय तो मिलना चाहिए। अब देखिए बड़ी जबरदस्त बात आने वाली है, जैसे आप लोगों के साथ भी आती है, हम लोगों के साथ भी आती है। डंबर सिंह गुरंग साहब कह रहे हैं कि सर ये जो संशोधन आप इस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव पर जो पेश करने जा रहे हैं तो ये जो संशोधन है ये सर अभी तो आपने हमको ये प्रस्ताव रखा एडवाइजरी कमेटी का, तो हम कब संशोधन रखेंगे? पहले हम एडवाइजरी कमेटी का जो प्रस्ताव है उसको ढंग से पढ़ तो लें। आप कोई समय दीजिए कि भाई 4 दिन बाद में 2 दिन बाद में अपने संशोधन रख सकते हैं, तो आपने कोई समय तय नहीं किया। अभी अभी हमको ये प्रस्ताव दिया और तुरंत कह रहे हैं कि जो संशोधन रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, तो पहले हमको पढ़ने तो दो। तो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं समझता हूं यह प्रस्ताव कई दिन पहले बांटा गया था। अब सुनना, वो कह रहा है कि प्रस्ताव अभी आपको सुनाया गया है संविधान सभा में, बाकी प्रस्ताव बांट तो आपको कभी का दिया था। एडवाइजरी कमेटी रखने के बारे में जो प्रस्ताव वो तो आपको कभी दिया गया।
अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो फिर डंबर सिंह गुरंग कह रहे हैं पर ये तो सदस्यों को अभी अभी बांटा गया, ये कई दिन पहले आपके कांग्रेस की बैठक में बांटा गया होगा, हमारे यहां पर नहीं बांटा गया है। अब वो डंबर सिंह गुरंग साहब ये कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब फिर हिंदी में बोल रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, पंडित पंत ने जो प्रस्ताव पेश किया वह कई दिनों पहले बांटा गया था। फिर डंबर सिंह गुरंग बोल रहे हैं, मेरा कहना यह है कि इस समय यहां मुस्लिम लीग नहीं है, यह दल की सभा में बांटा गया। दल की सभा मतलब कांग्रेस की अलग से बैठ के होती होगी, वहां आपने बांटा होगा। फिर अध्यक्ष अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अरे नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको गलतफहमी हो गई है, मैं उस प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जिसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव की सूचना सदस्यों को कई दिन पहले दे दी गई, कोई और भी संशोधन अभी तक पेश नहीं किया गया। ये तो प्रस्ताव कभी का बांट दिया गया और आप कह रहे हैं कि अभी अभी बांटा गया। तो फिर डंबर सिंह गुरंग फिर बोलते हैं, पर यह प्रस्ताव तो सदस्यों को अभी दिया गया। अध्यक्ष फिर हिंदी में बोल रहे हैं, अरे यार यहां हाउस में मुझे भय है कि आप किसी और प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, यह तो कई दिनों पहले बांटा जा चुका है। यानी डंबर सिंह गुरंग जो कि हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपने एडवाइजरी कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव रखा है, इसमें इतने इतने लोग होंगे, इसी समुदाय के लोग होंगे, ये कमेटी क्या क्या काम करेंगी, ये आपने प्रस्ताव तो रखा है, पर सर संशोधन करने के लिए आपने समय दिया ही नहीं, प्रस्ताव तो अभी रखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रस्ताव कई दिनों पहले बांटा जा चुका, तो दोनों में कुछ गलत फहमी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं नो, मैंने कह दिया प्रस्ताव कई दिनों पहले बांटा जा चुका, आपको गलतफहमी है। अब मैं नाम पुकारता हूं, के एम मुंशी। कहां गए? हाँ, अब वो नाम पुकारते, श्री मुंशी आइए, अब आप बोलिए। अब श्री के एम मुंशी जी बोल रहे हैं, स्टार लगा हुआ, मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य। और कल आप लोगों को के एम मुंशी जी के बारे में हल्का सा परिचय दिया गया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो कि हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के भी एक सदस्य थे। क्या बोल रहे हैं? मैं ये प्रस्ताव करना चाहता हूं, ये अब वो कुछ संशोधन कर रहे हैं। वो कह रहा है कि संविधान, ये जो एडवाइजरी कमेटी जो है, इस एडवाइजरी कमेटी की जो सदस्य संख्या है उसे बढ़ाकर 72 कर दी जाए, ऐसा वो प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि खंड 1 में और भी संशोधन है, और कोई नहीं है, मैं श्री मुंशी के संशोधन पर वोट लेता हूं, और संशोधन स्वीकार कर लिया गया। सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 72 कर दी गई। यानी के मुंशी जी का एडवाइजरी कमेटी में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब अध्यक्ष साहब फिर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं कि रेवरेंड निकोलस राय ने संशोधन की सूचना दी है। अंग्रेजी में बोल रहे हैं निकोलस राय, पूरा नाम है रेवरेंड जेजेएम निकोलस राय, आसाम से है। वो कह रहे हैं मैं संशोधन उपस्थित नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग जो है जो संशोधन की सूचना तो देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमको संशोधन नहीं रखना है। फिर अध्यक्ष साहब फिर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो फिर हम ख और अ को ले लेते हैं। श्री संतानम ने संशोधन की सूचना दी है। श्री संतानम कह रहे हैं मैं उपस्थित नहीं करना चाहता, मैं भी अपना संशोधन नहीं रखना चाहता। तो अध्यक्ष कह रहे हैं फिर श्री मुंशी जी आप रखना चाहते हैं? तो मुंशी जी कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन करना चाहता हूं वो इस प्रकार से है। वो ये कह रहा है कि जो 52 सदस्य जो लिखे हुए हैं, उस 52 सदस्य में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव करने की जो बात कही है उसको हटा दीजिए। आपको याद होगा अभी मैंने कहा कि एडवाइजरी कमेटी में 68 सदस्य होंगे, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत साहब ने प्रस्ताव रखा, और उसमें से कहा कि 52 सदस्य जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुने जाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। अब के एम मुंशी जी कह रहे हैं कि नहीं सर, मेरा एक संशोधन है कि ये जो 52 सदस्य एकल संक्रमण पद्धति से चुने जाएंगे, उसकी जगह पर आप एक बात लिख दो। क्या लिख दो? कि ये 52 सदस्य निम्न लोग होंगे, यानी 52 सदस्यों के नाम आने वाले हैं, कि ये 52 सदस्य कौन होंगे, उनके नाम वाली ये बात लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कौन कौन सदस्य होंगे उनके नाम बोल रहे हैं। सुनिए, अभी मेरे एक मित्र पूछ रहे हैं सर डॉक्टर अंबेडकर सदस्य होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल आप सुन लीजिएगा, होंगे कि नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि 52 सदस्य निम्न होंगे, तो 52 सदस्य कौन एडवाइजरी कमेटी में सदस्य होंगे, जरा नाम देखिएगा। नाम ले रहे हैं, पहला नाम श्री जयराम दास दौलतराम, ये तो हिंदू नाम है। एडवाइजरी कमेटी तो अल्पसंख्यकों के मुद्दों के लिए गठित की जा रही है। श्री जयराम दास दौलतराम हिंदू नाम है, क्या कोई आपको आपत्ति है? क्या कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ जगहों पर हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है। तो देखिए नाम लिखा हुआ है जयराम दास दौलतराम, कहां से? सिंध से, सिंध से मेंबर होंगे। माननीय मेहरचंद खन्ना, कहां से? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, कहां से? पंजाब से। फिर बख्शी सर टेकचंद पंजाब से, प्रफुल्ल चंद घोष बंगाल से,
सुरेंद्र मोहन घोष बंगाल से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी इस एडवाइजरी कमेटी के एक मेंबर बनाए गए और वो कहां से लिए गए? बंगाल से। हालांकि वो बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां से लिया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं तालिकाबद्ध जातियों के ये आ रहे हैं उनके नाम, जिसे हम लोग दलित जातियां कहते हैं। सरदार पृथ्वी सिंह आजाद, श्री धर्म प्रकाश, एच.जे. खांडेकर, माननीय जगजीवन राम, पी.आर. ठाकुर साहब, बी.आर. अंबेडकर साहब, वी.आई. मुन्ना स्वामी पिल्लई, ये वो है जो दलित जातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पृथ्वी सिंह आजाद, धर्म प्रकाश, एच.जे. खांडेकर साहब, जगजीवन राम जी, पी.आर. ठाकुर साहब, बी.आर. अंबेडकर साहब, वी.आई. मुन्ना स्वामी पिल्लई, ये दलित जातियों की ओर से एडवाइजरी कमेटी में मेंबर आ रहे हैं। फिर 6 सदस्य सिख समुदाय से आ रहे हैं। नाम सरदार जोगेंद्र सिंह, माननीय सरदार बलदेव सिंह, सरदार प्रताप सिंह, सरदार उज्जवल सिंह, सरदार करतार सिंह, ये सिख समुदाय से आ रहे हैं। फिर अगले 4 नाम हिंदुस्तानी ईसाई यानी भारतीय ईसाइयों की ओर से आ रहे हैं। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी, आपको कल बताया गया एच.सी. मुखर्जी के बारे में। ये एक भारतीय ईसाई है, एंग्लो इंडियन नहीं है, भारतीय ईसाई है। और भारतीय ईसाई का मतलब बता दिया। अल्बन डिसूजा, श्री साल्वे, श्री रोचे विक्टोरिया, ये सब भारतीय ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 नाम। अगले 3 नाम एंग्लो इंडियन के। देख लीजिए, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई में फर्क समझ में आया? कितना बड़ा महत्वपूर्ण आज अवधारणा हमने समझ ली। एंग्लो इंडियन समुदाय से कौन आ रहे हैं? एस.एस. प्रेटर साहब, फ्रैंक एंथोनी साहब और एम.बी.एच. कॉलिंस। फिर अगले 3 नाम पारसियों के हैं, पारसी समुदाय के 3 लोग। कौन कौन? सर होमी मोदी, एम.आर. मसानी साहब और आर.के. सिद्धवा। एम.आर. मसानी और आर.के. सिद्धवा जिसे आपको परिचित पहले से करवा रखे हैं। आज एक नाम और आपको याद रह जाएगा, होमी मोदी जी, जो कि पारसी समुदाय से थे। फिर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं, बड़ी रोचक बात कह रहे हैं। नंबर 31 श्री रूपनाथ ब्रह्मा, आसाम की समतल भूमि का कबायली जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। फिर देखिएगा नंबर 32 खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान नाम सुना? खान अब्दुल गफार खान साहब, सीमांत गांधी जी, वेरी नाइस। ये पश्चिमोत्तर के कबीले वालों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र के 2 और सदस्य उनको अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे। फिर खान अब्दुल समद खान, इनका नाम सुना? खान अब्दुल समद खान नाम सुना कि नहीं सुना? कब सुना? ये वो व्यक्ति है जिनके इलेक्शन पर आपत्ति की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, उस समय आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि साहब इनका जो इलेक्शन है वो सही ढंग से नहीं हुआ। याद आया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ये बात कही थी और उन्होंने कहा कि मैं तो चूंकि अस्थायी अध्यक्ष हूं, इसलिए संविधान सभा में जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो वो इनके इलेक्शन से संबंधित मामले का क्या करेगा? निपटारा करेगा। ऐसा याद रखो यार। तो खान अब्दुल समद खान बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोलस राय। नंबर 35 में देखा क्या कह रहे हैं, नंबर 35 में नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये श्री माइंग नोकचा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या नाम लिखा है, इनका नाम है माइंग नोकचा। मुझे मालूम नहीं है इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि ये नाम कैसे पढ़ा जाता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। ये पश्चिमोत्तर के कबीलों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद 3 नाम और हैं जो पृथक आंशिक पृथक क्षेत्र से हैं। श्री फूलभान शाह, श्री देवेंद्र नाथ सामंत, श्री जयपाल सिंह जो कि बिहार के पृथक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 और जो नाम है वो अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे। इसके पश्चात 12 साधारण नाम आते हैं। 12 साधारण नाम है जे.बी. कृपलानी साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी। अब सुन लीजिएगा, केवल 2 महिलाएं हैं। इस इतनी बड़ी कमेटी बन रही है एडवाइजरी कमेटी, इसमें केवल 2 महिलाएं हैं। कौन कौन? राजकुमारी अमृता कौर, श्रीमती हंसा मेहता। राजकुमारी अमृता कौर और श्रीमती हंसा मेहता। फिर माननीय गोविंद वल्लभ पंत साहब, गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई का नाम सुना होगा, हमारे कोई आसाम के साथी है तो ये आसाम से थे। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.टी. शाह। के.टी. शाह आ गए हैं पिक्चर में। के.टी. शाह के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे आगे। और डॉक्टर अंबेडकर और के.टी. शाह के बीच में जो वाद विवाद होगा अगले 2 वर्षों तक लगातार आप देखते रहना। के.टी. शाह मेंबर के रूप में आ गए, एंट्री कर दी। श्री के.एम. मुंशी जी। अब मैं ये संशोधन पेश करता हूं। अब जे.बी. कृपलानी जी कहेंगे, जो कि संयुक्त प्रांत से है, वो कह रहे हैं मैं इनका समर्थन करता हूं।
फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या कोई और संशोधन नहीं है? श्री मुंशी, आपके नाम पर एक और संशोधन है। वो कह रहे हैं के मुंशी जी, आपने ये संशोधन तो रख दिया, लेकिन आपके नाम से और भी संशोधन है। तो के मुंशी जी कह रहे हैं, श्रीमान वह इस समय उपयुक्त नहीं है, जो संशोधन है उसका सही समय नहीं है। तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, और भी कहीं है आपके नाम से, क्या आप उन्हें भी नहीं रखना चाहते? तो के मुंशी जी कह रहे हैं, नहीं नहीं सर, मैं और कुछ नहीं रखना चाहता। फिर अध्यक्ष कह रहे हैं, एक और संशोधन है जिसकी सूचना निकोलस राय ने दे रखी है। अब निकोलस राय बोल रहे हैं, संविधान सभा के एक मेंबर, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, महाशय मैं एक दो नाम और जोड़ना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, सर आपने अच्छी कमेटी बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दो नाम और जोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं? महाशय मैं एक दो नाम और बढ़ाना चाहता था, पर यह देखता हूं कि उससे सभा में पास की गई संख्या में बाधा उपस्थित हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि दो एक नाम आप और जोड़ दीजिए, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि चूंकि हमने एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर होंगे, इसका प्रस्ताव पास कर दिया, तो अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा तो वो प्रस्ताव फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमने तय कर ली है। फिर अध्यक्ष कह रहे हैं अंग्रेजी में, प्रस्ताव और संशोधन दोनों पेश किए जा चुके हैं, अब हम इस पर क्या करेंगे? बहस करेंगे। सबसे पहले बहस के लिए आ रहे हैं राय बहादुर श्यामानंदन सहाय, स्टार लगा हुआ। आप देखेंगे संविधान सभा के कई सारे मेंबर्स के नाम के आगे राय बहादुर लगा हुआ है। ये राय बहादुर क्या है? ये राय बहादुर उपाधियां हैं। ये राय बहादुर उपाधियां हैं जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। किसी को राय बहादुर, किसी को राय साहब, किसी को नाइटहुड, किसी को सर, तो किसी के नाम के आगे सर भी लिखा हुआ आ रहा है, आप देखेंगे। ये सब बतलाना बहुत जरूरी है आप लोगों को अभी, क्योंकि आगे आने वाली बहस में इस मुद्दे पर आपत्ति होगी और कहेंगे ये सारी उपाधियां क्या कर दी जाए? समाप्त कर दी जाए। और बाद में हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जब देखते हैं तो उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब श्यामानंदन नंद सहाय क्या कह रहे हैं? महाशय मैं संशोधन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने नियम स्वीकार किए हैं उसमें आप एक संशोधन कर दीजिए। आप चूंकि पहले ये कह दिया कि आनुपातिक पद्धति के अनुसार चुनाव होंगे और अब आप कह रहे हैं कि निम्न सदस्य होंगे, तो इसलिए इसमें आप एक संशोधन कर दीजिए, ऐसा श्यामानंदन सहाय कह रहे हैं। उसके बाद में श्री जयपाल सिंह जी आ रहे हैं बिहार से, बड़े जबरदस्त नेता है और आपको आज बहुत रोचक जानकारियां मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्री जयपाल सिंह जी मुंडा अंग्रेजी में अपनी बात को रख रहे हैं। अध्यक्ष महाशय, अब चूंकि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के प्रस्ताव में नामों की सूची शामिल हो चुकी है, अतः मुझे कुछ शब्द आदिवासियों के दृष्टिकोण से कहने हैं। मैं पंत जी के फुसलाने वाले इशारे पर अपनी कड़ी अप्रसन्नता प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि कबायली क्षेत्र और अल्पसंख्यक विदेशियों का मुंह ताकते हैं। अब देखिए डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने नाम दे दिया है तो अब उस पर विचार करना है। लेकिन मुझे गोविंद वल्लभ पंत जी की एक बात पसंद नहीं आई, वो फुसला कर किसी को कह रहे हैं कि ये जो कबायली है, ये जो अल्पसंख्यक है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए विदेशियों की ओर देखते हैं। ऐसा डॉक्टर जयपाल सिंह जी संविधान सभा में कह रहे हैं कि वो ऐसे फुसला रहे थे, मैंने सुना, जैसे आप लोग भी कभी कभी फुसलाते हैं क्लास में, ठीक उसी प्रकार से। तो इस अंग्रेजी में लिखा हुआ है, माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कृपया ऐसी बातें मुझसे ना कहलवाए जो मैंने कभी कही नहीं। यार मैंने कब कहा है ऐसा? वो कह रहे नहीं, मैंने फुसलाते हुए सुना। तो वो कह रहे मैंने कहा ही नहीं, और जो बातें मैंने कही नहीं वो मेरे मुंह में मत डालिए आप। श्री जयपाल सिंह जी फिर अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो फिर उनकी बात को अनसुना करके वो बोल रहे हैं, हम अपने देशवासियों का मुंह ताकते हैं, किसी विदेशी का मुंह नहीं ताकते हैं। फिर वो एक कमेंट करते हैं। अगर आपने बहुत ढंग से संविधान सभा की बहसों को अगर देख रखा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं। हम अपने देशवासियों का मुंह ताकते हैं, हम अपने नेताओं की ओर देखते हैं कि वो हमारे साथ समुचित व्यवहार करें। हम विदेश नहीं गए और नई बातचीत करने के लिए हम लोग लंदन गए, हम थोड़ी गए थे लंदन। हम विदेशी यात्रा पर नहीं गए तो तुम थे, हम थोड़ी गए थे। बात समझ में आई? वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन में बात करने के लिए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया था, 6 दिसंबर को लंदन बुलाया था उनको और वो गए थे, हालांकि तुरंत वापस आ गए और 9 दिसंबर की बैठक में भाग लिए। तो वो क्या कह रहे हैं? हम विदेश नहीं गए और ना ही बातचीत चलाने के लिए लंदन गए,
हम अपने अधिकारों की व्यवस्था के लिए कैबिनेट मिशन के पास भी नहीं गए। कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान आया था, हम तो उनसे भी मिलने के लिए नहीं गए, ना विदेशों में गए, ना कैबिनेट मिशन से मिलने गए, ना हम लोग लंदन गए। हम तो अपने नेताओं की ओर मुंह ताकते हैं। हम केवल अपने देशवासियों की ओर देखते हैं कि वह हमसे समुचित और न्याय मुक्त व्यवहार करें। गत 6000 वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। जयपाल सिंह जी मुंडा एक बहुत बड़े आदिवासी नेता, आदिवासियों के हितों का जबरदस्त ढंग से प्रतिनिधित्व संविधान सभा में अगर किसी ने ढंग से किया है तो डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा है। वो क्या कह रहे हैं? हमारे साथ 6000 वर्षों से भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। एक सदस्य किरण शंकर राय, कितने वर्षों से? वो कह रहे कितने वर्षों से, क्योंकि जयपाल सिंह जी ने क्या बोला, 6000 वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। तो किरण शंकर राय आश्चर्यचकित होकर कह रहे कितने वर्षों से? तो देखिए जवाब क्या आ रहा है, जवाब देखिएगा। अंग्रेजी में बोल रहे हैं जयपाल सिंह जी, वापस कह रहे हैं 6000 वर्ष से। श्री किरण शंकर राय, उस समय से आप गैर आदिवासी इस देश में आए। समझ रहे हैं जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं? 6000 वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। किरण शंकर राय कह रहे कितने वर्षों से? वो वापस बोल रहे 6000 वर्षों से। और 6000 वर्ष कब से? जब से आप गैर आदिवासी लोग इस हिंदुस्तान में आए। समझ रहे हैं? अगर इतिहास पढ़ा है तो भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न सिद्धांत है उस पर मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, पर उसकी ओर जयपाल सिंह जी इशारा कर रहे हैं कि जब से आप गैर आदिवासी इस क्षेत्र में आए। फिर महाशय, वो आगे बोल रहे महाशय, प्रस्तावक तथा समर्थक ने यह प्रकट किया है कि इस सलाहकारी समिति में तैयारी व विभाजन किस प्रकार किया गया है। आदिवासियों के लिए यह जीवन और मरण का सवाल है। सर, मैं कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हूं और अल्पसंख्यकों को भी, जो अपनी जनसंख्या के अनुपात में अधिक जगह पा गए। अब जयपाल सिंह जी भाई साहब क्या बोलने वाले हैं कि मैं कांग्रेस के नेताओं को बहुत बधाई देता हूं और अल्पसंख्यक नेताओं को भी बधाई देता हूं जो ज्यादा स्थान प्राप्त कर गए हैं। जिनको जितने स्थान नहीं मिलने चाहिए उनसे ज्यादा स्थान प्राप्त करके उनको भी मैं बधाई देता हूं। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और पारसियों को उनके लिए प्राप्त से अधिक जगह दी गई है। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता हूं। वो कह रहे हैं जिन समुदाय का नाम लिया, उन्होंने बिल्कुल नाम लिया है कि इन समुदाय को उनको जितने स्थान मिलने चाहिए उनसे भी ज्यादा स्थान दिए, लेकिन मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता हूं। पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्ति से अधिक जगह दी गई है, जबकि हमारे लोगों की, जो इस देश के असली और प्राचीन निवासी है, स्थिति भिन्न ही है। फिर भी मैं असंतोष नहीं प्रकट करता। क्या गजब की बात कही है। वो कह रहा है कि जिन समुदायों का नाम मैंने लिया है उनको जितने स्थान मिलने चाहिए उनसे ज्यादा उनको स्थान दिए गए, लेकिन मुझे उनसे किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन मेरा समुदाय, जो कि अति प्राचीन समुदाय है, उनको स्थान जितने मिलने चाहिए थे उनके उतने स्थान नहीं है। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा पंडित नेहरू के बारे में क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्ति से अधिक स्थान दिए गए हैं, जबकि हमारे लोगों को, जो इस देश के असली और प्राचीन निवासी है, स्थिति भिन्न है। फिर भी मैं असंतोष प्रकट नहीं करता। मेरे उद्देश्य के लिए तो केवल पंडित नेहरू को ही रखना काफी है। वो कह रहे हैं मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, इस कमेटी में केवल पंडित नेहरू को रख लो, हम जान लेंगे कि हमारे समुदाय के हितों की पूर्ति हो गई। लेकिन पंडित नेहरू इस कमेटी में नहीं है। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहां गए? मेरे उद्देश्य के लिए तो केवल पंडित जी को ही रखना काफी है, पर वे सदस्य नहीं है। आपको अभी लिस्ट बताई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है। फिर वो कह रहे हैं मैं इस देश के सभी आदिवासी और कबीले वालों का हित पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा और फिर मुझे उपस्थित रहने की जरूरत भी नहीं है। मुझे खुद को भी उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने समस्त आदिवासियों के हितों को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आपने मेंबर नहीं बनाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेंबर बनाया नहीं, आपने हमारे आदिवासियों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं जयपाल सिंह जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, उस वोट की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं जो यहां एडवाइजरी कमेटी में दिए जाएंगे। हम तो मौन रहते आए हैं। मैं कोई भी शिष्टमंडल लेकर सरदार पटेल या अध्यक्ष जी आपके पास नहीं आया कि हमारे ये अधिकार, ये दावे और ये प्राप्त है। मैं इसे हाउस ऑफ एडवाइजरी कमेटी की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं। वो कह रहे हैं अध्यक्ष साहब,
ना तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया हूं, ना अध्यक्ष साहब मैं आपके पास आया हूं, ना मैंने ये कहा कि हमारे ये अधिकार है, ये हमारे हक है। मैं तो एडवाइजरी कमेटी में जो मेंबर रखे गए हैं उनकी सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं कि वह 6000 वर्ष के कष्टों को अब दूर करेगी। दूसरी जगह जब एक बार मैंने कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा वेटेज मिल गई। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने एक समुदाय के बारे में यह कहा था कि उनकी संख्या उतनी नहीं है, इसके बावजूद भी आपने संविधान सभा में उनको बहुत सारे मेंबर्स रख लिए थे। याद है, डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने यह बात कही थी। अब वो उसका क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार मैंने कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा वेटेज के रूप में मिल गई है, तो उस दल ने नाराजगी जाहिर की थी। और जयपाल सिंह जी के भाषण के बाद में उस समुदाय के एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि यह गलत बात है, हमारे समुदाय का इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसके बावजूद भी जयपाल सिंह जी ऐसा करें। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे दिए गए वक्तव्य पर एक समुदाय के व्यक्ति ने नाराजगी व्यक्त की थी। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सिखों को एडवाइजरी कमेटी में या और कहीं 60 जगह मिलती है तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। मैं कांग्रेस को इस कथन पर धन्यवाद देता हूं कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, जैसा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अभी थोड़ी देर पहले जो अपना भाषण दिया उसमें कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रश्नों को इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। पर जहां तक आदिवासियों और कबीले वालों का संबंध है, क्या उसे आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है? आपने अल्पसंख्यकों को तो आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, तो क्या आपने आदिवासियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है? क्या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आपने किसी और भी रूप में उनकी स्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है? मैं और जगह प्राप्त करने के लिए वकालत नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई भी संशोधन नहीं भेजा और ना ही संशोधन पेश कर रहा हूं। वो कह रहे हैं मैं और सीटें नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं सीटें चाहता होता तो मैं संशोधन रखता। मैंने संशोधन भी नहीं रखा और ना रखने जा रहा हूं, पर आपने हमारे हितों का महत्व नहीं दिया, आपने हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा है, ऐसा डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा यहां महिला का उल्लेख करेंगे और वो कहेंगे कि हमारी एक भी आदिवासी बहन को इस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर नहीं बनाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में एडवाइजरी कमेटी में यह भी प्रावधान किया गया कि एडवाइजरी कमेटी में ऐसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जो खुद संविधान सभा के मेंबर नहीं हो, उनको भी एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। पर मैं इस सभा और देश का ध्यान, यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो अपनी इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां हमारी परीक्षा हो रही है। अब तक हम बड़ी आसानी से कह दिया करते थे कि केवल ब्रिटेन ने ही तुम्हें आंशिक पृथक क्षेत्र और पृथक क्षेत्र में रखकर चिड़ियाघर में डाल रखा है। वो कह रहे हैं जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कि साहब आपके सामने ये मौका है, ये परीक्षा है आप लोगों की। अब तक हम अपनी हर समस्या के लिए कह देते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स है उन ब्रिटिशर्स ने आपको बांध रखा है, ये जो ब्रिटिशर्स है उन ब्रिटिशर्स ने आपको कैद कर रखा है, ये जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने आपको चिड़ियाघर में रख रखा है। पर अब तो ब्रिटिशर्स नहीं है सर, अब तो नए लोग आ गए हैं, तो हमको अब तो कम से कम समुचित प्रतिनिधित्व दो। क्या आप कोई पृथक व्यवहार नहीं कर रहे? मैं एक सवाल करता हूं। वो कह रहे हैं कि आप क्या ब्रिटिशर्स की तरह हमारा ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं क्या? मैं एक सवाल करता हूं कि मैं एडवाइजरी कमेटी से पूछता हूं कि मेरा नाम उसमें है, पर मेरा नाम है इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें किसी आदिवासी या कबीले वाले स्त्री का नाम भी नहीं है, उसे क्यों छोड़ दिया गया है? एडवाइजरी कमेटी में कोई आदिवासी या क्षेत्र वाली स्त्री का नाम नहीं है। जो लोग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे उन्हें यह बात क्यों नहीं सूझी? मैं नहीं कहता कि स्त्री का नाम चुना जाए, पर यह महत्व की बात है कि इस कमेटी पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार से मैं यह भी कहता हूं कि 13 या जितनी भी संख्या निश्चित की गई है वो मुझे स्वीकार है, मैं और कुछ नहीं कहता, पर मैं उस अज्ञान को प्रकट कर देना चाहता हूं जो इस संख्या के सुझाव से प्रकट है। वो कह रहा है कि एडवाइजरी कमेटी जिन लोगों ने बनाई है उनके अज्ञान के बारे में मैं बता देता हूं कि उन्होंने सब समुदाय का ध्यान नहीं रखा और कम से कम हमारे आदिवासी की एक भी महिला का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा आदिवासी या कबीले वाले क्षेत्र के सदस्यों की नॉमिनेशन से प्रकट है। सारे देश के कबीले वालों का आदिवासियों का स्वभाव देखिए। मुझे उस गड़बड़ी से कोई झगड़ा नहीं है जो हर 10वें वर्ष मनुष्य गणना के समय
जनसंख्या की गिनती करते समय की जाती है। वो कह रहे हैं अब मैं आता हूं कि देश में जब जनसंख्या की जब काउंटिंग की जाती है, हर 10 साल के बाद में जब जनगणना होती है तो हमारे साथ बड़ी चोट होती है। मुझे उस गड़बड़ी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा चुप रहे हैं, हम लोग कभी बोलते नहीं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार सबसे बाद की प्राप्त आदिवासियों और कबीले वालों की संख्या 254 लाख है, 2.5 करोड़ के करीब है। मैं इसे मंजूर करता हूं। इसमें हम देखते हैं कि आदिवासियों में सबसे अधिक संख्या मुंडा बोलने वालों की है। अगर आप उनकी संख्या 1941 की संख्या के अनुसार जोड़कर देखें तो वो 43 लाख पहुंचेगी। उसके बाद गौंड की संख्या है, हमें एक गौंड प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है, मुझे इसकी खुशी है। इसके बाद भीलों का नंबर आता है जो कि 23 लाख है, इस कमेटी में एक भी भील नहीं है। इस प्रकार औराव 11 लाख है, इस कमेटी में एक भी औराव नहीं है। अध्यक्ष जी, अभी समय कीमती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं अन्यंत्र कहा था कि जितने दिन आते हैं प्रतिदिन 10,000 रुपए का खर्च होता है। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, अगर आपको याद हो तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित नहीं हो पा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मुझे बहुत दुख है, इतना पैसा संविधान सभा में खर्च हो रहा है, हर दिन का खर्चा 10,000 रुपए आता है और हम उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते। तो पंडित नेहरू का उल्लेख करते हुए वो क्या कह रहे हैं, जयपाल सिंह जी मुंडा कि पंडित नेहरू ने कहीं अन्यत्र कहा कि जितने दिन जाते हैं प्रतिदिन 10,000 रुपए खर्च होता है। मैं समझता हूं कि 2.5 करोड़ आदिवासियों और कबीले वालों की जिंदगी 10,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा कीमती है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप आज्ञा दें तो मुझे अपनी बात कहनी ही चाहिए। मैं देखता हूं कि किसी ना किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति में कोई भी आदिवासी या कबीले वाले सदस्य नहीं है। अब जो एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसमें कई सारी उप समितियां बनेगी। इन उप समितियों में कोई मौलिक अधिकार पर होगी, कोई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के संदर्भ में होगी। तो जयपाल सिंह जी मुंडा इतने नाराज हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों पर बनने वाली समिति में एक भी आदिवासी नहीं है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोई अलग कमेटी है ही नहीं, केवल एक कमेटी है। वो कह रहे हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अलग से कोई कमेटी है ही नहीं, अभी तो एक एडवाइजरी कमेटी है। तो श्री जयपाल सिंह जी वापस अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अपने भाषण में आपने विचार प्रकट किया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार करने के लिए कमेटी में कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपने भाषण में बोला था कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कमेटी गठित की जाएगी, उसमें कुछ मेंबर रखे जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि उसमें भी एक भी आदिवासी नहीं है। फिर गोविंद वल्लभ पंत साहब वापस बोलते हैं, अरे नहीं, वो तो एक एडवाइजरी कमेटी पर निर्भर करता है कि वह ऐसी कमेटी बनाना चाहे या नहीं बनाना चाहे, वो तो अभी बनी भी नहीं है। तो श्री जयपाल सिंह जी वापस बोल रहे हैं अंग्रेजी में, बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि जैसा मैं कहता हूं सभी आदिवासी या कबीले वाले दलों के सदस्य शामिल करने का उपाय नहीं है। सभी आदिवासियों के अलग अलग कितनी सारी जातियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व किया जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर जितने हम टोटल आदिवासी हैं उनका तो समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो कह रहे हैं 1941 में जो मनुष्य गणना की गई थी उसके अनुसार 177 आदिवासी जातियां थे। यह प्रकट है कि 177 सदस्यों को लिया जाना बिल्कुल असंभव है, पर जितनी भी संख्या निर्धारित की गई है मुझे स्वीकार है अध्यक्ष महाशय, पर मैं अपने लोगों के प्रति कर्तव्यबद्ध हूं कि मैं इस हाउस को बताऊं कि ये आदिवासी या कबीले वाले प्रश्न पर विचार जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र सर्वोच्च प्रजातांत्रिक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, गहनता और भावुकता के साथ करना होगा। वो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रकट करते समय जिस तरह से आदिवासियों की बात को रखा था, तो इस गंभीरता को मैं चाहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी भी उसी गंभीरता से आदिवासियों और कबीलों की समस्याओं को समझे। सभा की परीक्षा हो रही है, हमें देखना है क्या होता है। वो कह रहा है कि संविधान सभा की परीक्षा है, अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब गोविंद वल्लभ पंत साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि सब ठीक ही होगा। क्या कह रहे हैं कि सब ठीक ही होगा। अगर आप कह रहे हो कि सभा की परीक्षा हो रही है तो गोविंद वल्लभ पंत साहब कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। फिर स्टार लगा हुआ है, अध्यक्ष साहब बोलते हैं अंग्रेजी में, आदेश पत्र में संशोधन उपस्थित करने के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैं इस ख्याल में था कि और कोई संशोधन नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे संशोधन है। अब वो फिर के मुंशी जी का नाम पुकारते हैं कि मुंशी जी अपना एक संशोधन रख रहे हैं जिसमें किससे कितने मेंबर होंगे, उस संदर्भ में संशोधन पेश किया जा रहा है के मुंशी जी का। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कोई और भी संशोधन है क्या। फिर कहता है कि हाँ सर, एन गोपालास्वामी अयंगर साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो एन गोपालास्वामी अयंगर का नाम लेते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, मद्रास से हैं एन गोपालास्वामी अयंगर साहब, याद होगा ये वही है जो प्रारूप समिति के भी एक मेंबर होते हैं 7 सदस्यों में से। वो बोल रहे हैं, श्री अध्यक्ष जी,
48वें नियम के अनुसार जिस प्रस्ताव द्वारा किसी कमेटी का निर्माण होगा वही ये भी व्यक्त करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये जो कमेटी आपने बनाई एडवाइजरी कमेटी, इसमें आपने कोरम का उल्लेख नहीं किया। आपने कहा 68 मेंबर होंगे, कभी आपने कहा 72 मेंबर होंगे, लेकिन होंगे तो होंगे, लेकिन कोरम कितना होगा? एक कमेटी में मिनिमम कितने सदस्य जब उपस्थित होंगे तो ही बैठक होगी। कोरम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसा एन गोपालास्वामी आयंगर साहब कह रहे हैं। फिर के मुंशी जी भी एक संशोधन पेश कर रहे हैं बीच में। वो कह रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी जो है वो संयुक्त वैधानिक असेंबली को 3 मास के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। एडवाइजरी कमेटी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके 3 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में रखेगी, ऐसा के मुंशी जी एक संशोधन पेश कर रहे हैं। फिर आते हैं FR एंथोनी साहब। ये वही एंथोनी साहब है जो संविधान सभा में उपसभापति के पद पर मनोनीत किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मदद करने के लिए। अब एंथोनी साहब क्या बोल रहे हैं, जो कि बंगाल से है और जनरल है। एंथोनी साहब, श्री अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में पढ़ने की इच्छा नहीं रखता, पर दुर्भाग्यवश पहले वक्ता ने यह कहा कि एंग्लो इंडियन को अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिससे मुझे खड़ा होना जरूरी हो गया। एंथोनी साहब एंग्लो इंडियन का जो संगठन है पूरे भारत का, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। एंथोनी साहब महज 38-39 वर्ष की एज में संविधान सभा के मेंबर बन गए। एंथोनी साहब ने कहा कि मैं इस विषय पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन एक मेंबर जिन्होंने अभी अपना भाषण खत्म किया, उन्होंने हमारे एंग्लो इंडियन के बारे में कुछ कहा, तो मुझे लगा कि मुझे भी अब कुछ बोल देना चाहिए। यद्यपि मैं सांप्रदायिक नेता नहीं हूं, वो कह रहे यद्यपि मैं सांप्रदायिक नेता नहीं हूं, फिर भी मैंने सांप्रदायिकता के खरगोश को खदेड़ने में सदा अनिच्छा ही प्रकट की है, और बद्दे सांप्रदायिक स्वान युद्ध मैं पढ़ने की तो और भी अनिच्छा रखता हूं। पर मैं समझता हूं कि सभा के कुछ सदस्यों को स्टेट पेपर के बारे में और उसके निर्माता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गलतफहमी हो गई है। महाशय, अगर यह अनुभव किया जाए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि एडवाइजरी कमेटी जरूरत नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बारे में, मेरे समुदाय के बारे में जो कुछ कहा गया, इसलिए मैं भी खड़ा होकर अब कुछ बोलूंगा। पर जब तक आपने अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी बना रखी है और जब अल्पसंख्यक जातियां अपने अधिकारों के लिए हट कर रही है, फिर वह चाहे सच हो या तथाकथित, तब तो अन्य अल्पसंख्यक जातियां खासकर अपेक्षाकृत छोटी अपनी रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व मांगती ही रहेगी। मैं श्री जयपाल सिंह के कथन से सहमत हूं कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपनी हित रक्षा पंडित नेहरू जैसे नेता के साथ में सौंपने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो डॉक्टर जयपाल सिंह जी अभी कहकर बैठे हैं कि अल्पसंख्यक अपनी सारी समस्या पंडित नेहरू के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, मैं भी उनमें से एक हूं, पर हमको मालूम है कि पंडित नेहरू ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, तब तो अन्य अल्पसंख्यक साथियां, मैं श्री जयपाल सिंह के कथन से सहमत हूं कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपने हित रक्षा पंडित नेहरू जैसे नेता के साथ में सौंपने को तैयार है। मैं पहला आदमी होऊंगा और कह दूंगा कि यह अपनी रक्षा उनके हाथों में सौंप दे। वो कह रहे हैं अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सबसे पहला मैं व्यक्ति होऊंगा जो कहूंगा कि हां, पंडित नेहरू को सारी अल्पसंख्यकों के मुद्दे सौंप दिए जाए। पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। इस देश में सभी उस उच्चता के व्यक्ति के नहीं है। क्या बात कही है एंथोनी साहब ने। वो कह रहे हैं कि जिस उच्चता, जिस क्वालिटी के व्यक्ति पंडित नेहरू है, सभी ऐसे व्यक्ति नहीं है। वापस सुना रहा हूं, पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। इस देश में सभी उस उच्चता के व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्यवश आजकल सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति पर पहले से अधिक दृढ़ और दावेदार बन गई है, और मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिकता की यह अभिवृद्धि कुछ कम हो जाए। श्रीमान जी, हम विशेष स्टेट पेपर पर विचार कर रहे हैं। हम मंत्रिमंडल मिशन के वक्तव्य के 20वें पैरे पर विचार कर रहे हैं। पैरा 20 का विशेष विवरण सर स्टैफर्ड क्रिप्स की सरकारी व्यवस्था में प्रकट है। सर स्टैफर्ड या मंत्रिमंडल मिशन हमारी संस्था संबंधी अनुपात से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। यह संस्था का अनुपात इसी देश की प्रिय पुकार है। अब वो कह रहे हैं कि साहब, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या कैबिनेट मिशन ने जो बातें कही है उसके हिसाब से एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ है, और उस एडवाइजरी कमेटी में अगर किसी समुदाय का, जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि उसका कोई संबंध नहीं है,
यह संस्था का अनुपात इस देश की प्रिय पुकार है। एंग्लो इंडियन समुदाय को जिस तरह से एडवाइजरी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन बना है, मिला है, यह इस देश की प्रिय पुकार है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने विशेष रूप से यह कहा था कि एडवाइजरी कमेटी की स्थापना इसलिए हुई है कि अल्पसंख्यक का नहीं, छोटे अल्पसंख्यकों को एक अवसर मिले कि वह अल्पसंख्यकों संबंधी विधान पर प्रभाव डाल सके। उन्होंने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं या हमारा एंग्लो इंडियन समुदाय क्या कर सकता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने जब एडवाइजरी कमेटी के गठन पर प्रस्ताव रखा था तब उन्होंने यह बात कही थी कि भाई अल्पसंख्यक नहीं, खासकर जो छोटे अल्पसंख्यक है उनका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि कैबिनेट का यह इरादा है कि हिंदुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, आदिवासी, कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों का खास प्रतिनिधित्व दिया जाए। और यद्यपि हमने मेल और बंधुत्व के वातावरण के लिए यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है, पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जगहों को बांटने में शायद कैबिनेट के इरादे को ध्यान में नहीं रखा गया। खासकर मेरे संप्रदाय के बारे में तो यही बात है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे समुदाय के हितों को भी ध्यान में नहीं रखा गया जब आपने एडवाइजरी कमेटी की सीटों को बांटा है। यदि सभा को यह धोखा हुआ है कि मेरे संप्रदाय को अधिक जगह मिली है तो मैं उसके इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों को हो सकता है धोखा हो गया है, उन्हें लगता है कि मेरे समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व मिला है, तो मैं इस बारे में पूरी डिटेल में बता देना चाहता हूं। कैबिनेट मिशन का यह स्पष्ट इरादा था कि छोटे अल्पसंख्यक अर्थात हिंदुस्तानी ईसाई, एंग्लो इंडियन, कबीले और आदिवासियों को इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपने निर्णय का प्रभाव डालने का अवसर मिलना चाहिए और किसी छोटी अल्पसंख्यक जाति का जिक्र नहीं किया गया। यह सवाल है कि अन्य अल्पसंख्यकों को बढ़ाकर उसके इरादे की पूर्ति की गई या नहीं। मैं अभी इस पर जोर नहीं देता, पर कैबिनेट मिशन के दिमाग में उस समय अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जब उन्होंने ये व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कैबिनेट मिशन योजना के तहत छोटे छोटे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी विशेष बात कही गई थी, तो इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलती है, ऐसा वो एंथोनी साहब कहना चाहते हैं। इसके बाद में श्री डब्बर सिंह डूरंग आएंगे, डब्बर सिंह गुरंग आएंगे। डब्बर सिंह गुरंग आप लोग जानते हैं, ये बंगाल से आते हैं और गोरखा समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहले भी उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था, पहले भी उन्होंने कहा था कि साहब हमारे समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इस बार वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, और हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि स्टार लगा हुआ नहीं है। श्रीमान जी, श्रीयुत मुंशी जी ने एडवाइजरी कमेटी की जो सूची पेश की है उसमें मैं किसी गोरखा का नाम नहीं देख रहा हूं। मैं 16 मई के मंत्रिमंडल मिशन के 20वें वाक्यांश का हवाला नहीं देना चाहता, पर मैं हाउस का ध्यान उस और अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ ही दिन पहले सभा के उद्देश्यों के प्रस्ताव को पेश करते समय पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जब रखा था, उन्होंने पैरा 6 में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय, दलितों, कबायलियों के हितों के लिए बात कही थी। फिर वो पैरा 6 का उल्लेख करते हैं, फिर वो कह रहे हैं एडवाइजरी कमेटी का काम संविधान सभा को यह सलाह देना है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक, पिछड़े हुए और कबीले वाले आदिवासियों के हित रक्षा का विधान बन जाए। यह मानी हुई बात है कि इस कमेटी में इन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि होनी चाहिए। अब अगर एडवाइजरी कमेटी में गोरखा नहीं है तो उनकी ओर से कौन बोलेगा और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कौन करेगा। इसमें संदेह नहीं है कि गोरखा एक विशिष्ट अल्पसंख्यक दल है और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह भारत की बहुत पिछड़ी हुई जाति है। गोरखाओं को अगर इस रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ तो इन्हें इस रूप में प्राप्त करने का अधिकार है कि वह पृथक क्षेत्रों और आंशिक पृथक क्षेत्रों के निवासी हैं। क्योंकि दार्जिलिंग में 3 लाख से अधिक गोरखे रहते हैं, वह एक आंशिक पृथक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कबीले वालों में भी उनकी गिनती हो सकती है। वो कह रहे भाई आपने हमारे गोरखों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया हम गोरखों को, आपने हमको अल्पसंख्यक क्यों नहीं माना। अगर आप हमको अल्पसंख्यक नहीं मानते हो तो कम से कम ये तो मान लो कि हम पृथक क्षेत्र में रहते हैं, हमारी संख्या 3 लाख के लगभग है, दार्जिलिंग में रहते हैं, आपने हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसके अतिरिक्त कबीले वालों में आप हमारी काउंटिंग कर सकते हो। कबीले जिस तरह से जंगलों में रहते हैं, हम भी तो जंगलों में ही रहते हैं, हमारी काउंटिंग कहीं तो करो, हम भी तो एक विशिष्ट वर्ग है। क्योंकि बंगाल की 1941 की जनसंख्या में गोरखों को कबीले वालों में गिना गया था। वो कह रहे हैं कि गोरखों को भी कबीला माना गया था 1941 में, जब बंगाल में जनसंख्या की जब काउंटिंग हुई थी, जब जनगणना हुई थी। अगर गोरखों को ऐसी कमेटी में भी जगह नहीं मिली जहां दलित और पिछड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा का सवाल है, तो मैं एक गोरखा के रूप में संविधान सभा का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता। अरे भाई, गुरुंग साहब नाराज हो गए।
वो कह रहे हैं कि इस एडवाइजरी कमेटी में इतने सारे मेंबर हैं, इस एडवाइजरी कमेटी का पिछड़े और दलितों और कबायलियों के बारे में विचार करना है, और उसके बावजूद भी मेरे गोरखा का एक भी प्रतिनिधि आपने इसमें नहीं लिया, तो फिर मैं समझता हूं कि संविधान सभा का मेंबर बनने का कोई लाभ नहीं है, फिर मुझे क्यों मेंबर बनाया। वापस बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं? अगर गोरखों को ऐसी कमेटी में भी जगह नहीं मिली जहां दलितों और पिछड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा का सवाल है, तो मैं एक गोरखा के रूप में संविधान सभा का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता। स्पष्ट रूप से वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, फिर तो मुझे जाना चाहिए, मुझे इसका मेंबर बनने का कोई फायदा दिखाई नहीं देता। अभी उस दिन राष्ट्रपति कृपलानी, राष्ट्रपति का मतलब यहां अध्यक्ष कृपलानी, ये अध्यक्ष कृपलानी कैसे हो गए बताओ भाई, आप लोग तो सब विद्वान लोग हैं। ये कह रहे अध्यक्ष कृपलानी, कौन से अध्यक्ष? कांग्रेस के अध्यक्ष। उस समय जेबी कृपलानी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको याद होगा देश की आजादी के समय जेबी कृपलानी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इनको लिंक शेयर कर दिया गया है, बिल्कुल लिंक शेयर कर दीजिए, इनको लिंक भी शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात है, 3-4 बार रिपीट कर देना। वो कह रहे हैं अभी उस दिन राष्ट्रपति कांग्रेस, राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष कांग्रेस। सर फीडबैक फॉर्म डाल दिया गया है, आप बोलो तो एक बार और। हाँ मैंने बोल दिया है वैसे, और 3-4 बार डाल देना। अभी उस दिन अध्यक्ष कृपलानी ने मुझसे कहा था कि गोरखा तो अपनी तलवार से लड़ेंगे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोरखों ने भारत के शासकों के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब गोरखों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया है। पर साथ ही मैं हाउस से अपील कर देना चाहता हूं कि मैं उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से वे बहुत पिछड़े हुए हैं, और चूंकि एडवाइजरी कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जहां इन सब बातों पर चर्चा होनी है। वाह, गुरुंग साहब कह रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी यार अल्पसंख्यकों के हितों के ऊपर विचार करने के लिए बनी है, पिछड़ों के हितों पर विचार करने के लिए बनी है, दलितों और कबायलियों के हितों पर विचार करने के लिए बनी। उस कमेटी में अगर गोरखा का प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर कहां होगा प्रतिनिधित्व, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर के मुंशी जी आते हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, महाशय क्या मैं प्रस्तावकर्ता के रूप में इसका जवाब दे सकता हूं? क्या मैं जवाब दूं गुरुंग साहब का? प्रस्तावकर्ता चूंकि मैं हूं तो मैं जवाब दूं क्या? तो अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, के मुंशी जी ऐसा कह रहे हैं, तो अध्यक्ष साहब के संथानम की ओर देख के वो कह रहे हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं? तो के संथानम कह रहे हैं, श्रीमान जी मैं इस प्रस्ताव पर 2 बातें कहना चाहता हूं। मुझे भय है कि एडवाइजरी कमेटी को अपना स्वरूप बहुत व्यापक और अनुचित हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं के संथानम साहब कि सारी प्रॉब्लम किस वजह से हुई सर, पता है आपको? आपको अपना ये जो इतनी भारी संख्या आपने जो रखी है ना, वो रखनी नहीं चाहिए थी। वो अगर आप संख्या रखते नहीं, 2-4 लोग रखते, 5 लोग रखते, तो कोई ये नहीं कहता। अब जयपाल सिंह जी कह रहे हैं साहब हमारे मुंडा भी है, हमारे भील भी है, हमारे गौंड जाति के लोग भी है, उनका तो प्रतिनिधित्व हुआ ही नहीं। तो ये सब लोगों के मन में विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने कमेटी इतनी भारी भरकम बना दी। तो वो कह रहा है कि साहब आपको इतना हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए थी कमेटी। इसको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सारी सभा और उसके अंगों के कार्य क्षेत्र में अनुचित प्रवेश कर ले। उदाहरण के लिए अगर ये ऐसे मामलों में जाती है, संयुक्त निर्वाचन बनाम पृथक निर्वाचन पर विचार करने लगे तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि हमें कमेटी की रिपोर्ट के बारे में किस प्रकार काम करना है। साधारणतः रिपोर्ट सभा के सामने पेश की जाती है, पर अगर हम इस सभा में बैठने तक रिपोर्ट पेश करने की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें इसके विचार के लिए 10-15 दिन ठहरना पड़ेगा। रिपोर्ट कब आएगी इसके ऊपर वो अपनी बात रख रहे हैं के संथानम साहब। इसके बाद में राय बहादुर श्याम नंदन साहब जो अभी बोलकर गए थे वापस बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति है। श्री मुंशी जी ने जो संशोधन रखा वह कोई ऐसा ढंग नहीं बताता जिससे इस कमेटी के बाद के चुनाव किए जा सके। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। फिर के मुंशी जी इसका जवाब दे रहे हैं कि वो चुनाव किस तरह से होगा, इसके बारे में जवाब दे रहे हैं। फिर वापस श्याम नंदन साहब जी भी कुछ प्रश्न रख रहे हैं। इसके बाद में संविधान सभा में एडवाइजरी कमेटी के मुद्दे पर एक महिला बोलने के लिए आती है। वो कौन महिला है, नाम याद रख लीजिएगा। पूरी की पूरी 15 महिलाओं के बारे में मैं एक विशेष कभी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो बोलने के लिए आ रही है उनका नाम है दाक्षायणी वेलायुधन। ये दलित समुदाय से आती है श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन। हालांकि मुझे इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त नहीं करने चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग पूरी एज इट इज संविधान सभा को देख रहे हैं तो थोड़ा समझने के लिए सब बातें कहनी जरूरी होती है। श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन ये मद्रास से है। वो क्या कह रही है?
अध्यक्ष जी, मैं इस सभा, देखिए आप इन संविधान सभा की खूबसूरती देखिए। अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 सदस्यों का आपने नियम बनाया। अभी बताया था मैंने, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से 7 हिंदू लिए जाएंगे, ऐसा कहा था मैंने आपको। अब वो क्या कह रही है दक्षिण यानी वेलायुद्धन, वो कह रही है कि श्रीमान जी, आपने मुस्लिम प्रांतों से अल्पसंख्यक के रूप में 7 हिंदू ले लिया आपने, और उन 7 हिंदुओं में से एक भी दलित नहीं है। क्या कह रही, जरा देखिएगा। अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 सदस्यों का नियम है। मैं देखती हूं कि हिंदुओं में किसी भी हरिजन का नाम शामिल नहीं है। हम हरिजन अपने को हिंदू जाति का ही अंग समझते हैं और हमें मुस्लिम प्रांतों में हिंदू प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। हमें बंगाल, सिंध या पंजाब में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। किसी ने अभी कहा कि सूची में तो हरिजनों के 7 सदस्य पहले से ही हैं, पर इसका तो यह मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में हम हरिजन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। आपने हम 7 हरिजनों का प्रतिनिधित्व इस एडवाइजरी कमेटी में दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमको जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत है जहां से हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में लिए जा रहे हैं, वहां हमको एज ए हिंदू क्यों नहीं लिया आपने, वो ऐसा प्रश्न लगा रही है। पर इसका तो यह मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों से हम हरिजन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं केवल हाउस के ध्यान में यह बात लाना चाहती थी कि वह इस ख्याल में ना रहे कि यहां हरिजन केवल भारत के हरिजनों का ही प्रतिनिधित्व करने आए हैं। हम दावा करते हैं कि हम हिंदुओं के अंग हैं। स्वर्ण हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि उन्होंने जो वायदे किए हैं उनके अनुसार एक हरिजन को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत से वो भेजे। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत से जो 7 हिंदू लिए जाने, उसमें एक हरिजन हिंदू भी होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, अभी बात करेंगे कि वो तो अगस्त का महीना आने दीजिए ना, कि संविधान सभा कब संसद सदस्य, कब संसद बनी, इस पर बात करेंगे, आने दीजिए अभी। खैर, पर किसी को यह समझ नहीं लेना चाहिए कि मैं सूची में अपना नाम लिखा नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि मैं जो भी ये बात कह रही हूं, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि सूची में मेरा नाम लिख दीजिए। मैं अपना नाम लिखाने नहीं आई हूं, मुझे ऐसी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं उन प्रांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती। पर ऐसे हरिजन जो मुस्लिम बहुमत प्रधान प्रांतों से आए हैं और जो अपने प्रांतों में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक अधिकार रखते हैं, उनको तो भेजो। क्योंकि मैं तो मद्रास से आती हूं, तो मद्रास में तो हिंदू अल्पसंख्यक है नहीं, तो मैं नहीं कह रही हूं कि मुझे भेजो। लेकिन जो मुस्लिम प्रांत है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां से आप 7 हिंदुओं को ले रहे हो, तो फिर एक हरिजन हिंदू को क्यों नहीं ले रहे हो, ये उनका तर्क है। इसके बाद में श्री लक्ष्मी नारायण साहू आ रहे हैं। कौन है लक्ष्मी नारायण साहू? उड़ीसा से तो आते हैं, लेकिन है कौन? कम नाम सुना उनका पहली बार। आपको याद होगा कमेटी, 13 लोगों की जो कमेटी बन रही थी, उसमें जो 2 लोगों ने नाम वापस लिए थे, किसने? सोमनाथ लाहिरी जी ने, और दूसरा लक्ष्मी नारायण साहू ने अपना नाम वापस लिया था। वही लक्ष्मी नारायण साहू जो उड़ीसा से आ रहे हैं, वो कह रहे हमारे उड़ीसा का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है। कोई कह रहा हमारा उड़ीसा का व्यक्ति क्यों नहीं है, कोई कह रहा हमारा संप्रदाय का व्यक्ति क्यों नहीं। जरा देखिएगा, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। महाशय, मैं हाउस को यह सूचित करने के लिए उठा हूं कि श्री मुंशी के सुझाव में उड़ीसा की उपेक्षा की गई है। हमें सदा का अनुभव है कि चूंकि हम सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है। वो कह रहे हैं हम सीधे साधे लोग हैं, तो आप हमारी उपेक्षा कर देते हो। मेरा अनुभव यही कहता है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें सदा का अनुभव है कि चूंकि हम सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है। अब तो उड़ीसा का दावा इतना बड़ा है कि मेरी समझ में हाउस उसके नाम शामिल करने से इनकार नहीं करेगा। पहली बात तो यह है कि उड़ीसा का 2/3 भाग आंशिक रूप से पृथक है और पृथक क्षेत्र है। फिर भी यद्यपि श्री मुंशी द्वारा रखी गई सूची में 13 नाम ऐसे क्षेत्रों में रखे गए हैं, पर उड़ीसा का कोई नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त हाउस के विचार के लिए में और भी एक बात है। श्री मुंशी की सूची के अनुसार उड़ीसा में कोई हिंदू नहीं है, और फिर भी प्रतिनिधित्व एक मुसलमान को दे दिया जाएगा। सचमुच अनुचित है। वहां का बहुमत बिना प्रतिनिधित्व का है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हाउस इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा।
मुझे माननीय गोविंद वल्लभ पंत के प्रस्ताव पर बोलना चाहिए, पर चूंकि आपने ये कहा कि श्री मुंशी का प्रस्ताव विधि विहित है और मैं इसका विरोध भी नहीं करना चाहता, फिर भी राय बहादुर श्यामानंदन सहाय जी की तरह मैं ये अनुभूत करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले में एक परिवर्तन वांछित है। आया मजा? क्या क्या प्रस्ताव आ रहे हैं देख सकते हैं आप। श्री जयराम दास दौलतराम सिंध से है, हिंदू है और अल्पसंख्यक के रूप में, चूंकि सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक है तो एडवाइजरी कमेटी में वो क्या कह रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि मैं इस कमेटी के महत्व को देखते हुए और जिस प्रकार के नाजुक मामले में इसका उपयोग करना है उसका ख्याल रखते हुए यहां ऐसी बहस नहीं होनी चाहिए जिससे इसका कार्य क्षेत्र सीमित हो जाए। इस कमेटी में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी भागों से आए हैं, इसलिए आप इन पे बात क्यों कर रहे हो यार, ऐसी छोटी छोटी बातें मत करो, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में श्री एस नागपा आ रहे हैं जो कि मद्रास से हैं, वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस सभा का ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि इन 50 सदस्यों में से कुछ संप्रदायों को विशेष रूप से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। यदि ये सभी संप्रदायों के लिए समान है, इसमें 7 हिंदू है, 7 मुसलमान है, 7 दलित जातियों के हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि किस आधार पर इन संप्रदायों का निर्णय किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि 7 ऐसे प्रांत हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्या में है तो वहां हिंदुओं की रक्षा करनी है, और चूंकि 7 हिंदू प्रांत है तो वहां हिंदुओं का बहुमत है तो वहां मुसलमानों के हितों की रक्षा करनी है। ये बात बहुत अच्छी है, बड़े गजब की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने हिंदू बहुल प्रांतों से मुसलमानों को लिया है, मुसलमान बहुल प्रांतों से हिंदुओं को लिया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अल्पसंख्यक है वहां पर, उनके समुदाय की रक्षा होनी चाहिए। अगर आपका यही तर्क है तो उनका तर्क क्या है, ये अच्छी बात है। पर हरिजनों का क्या होगा सर, हरिजनों का क्या होगा? वो प्राय सभी प्रांतों में अल्पसंख्यक है, वो तो चाहे हिंदू प्रांत हो चाहे मुस्लिम प्रांत हो, सब जगह अल्पसंख्यक है। अभी दक्षायणी वेलायुधन कह रही थी कि हरिजन भी हिंदू है, नागता कह रहे हैं कि नहीं, हरिजन अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू प्रांत हो चाहे मुस्लिम प्रांत हो, वह हिंदू के प्रांत हो चाहे मुस्लिम प्रांत हो, वह हरिजन अल्पसंख्यक है, वह प्राय सभी प्रांतों में अल्पसंख्यक है। इसके अतिरिक्त अगर आप इन प्रांतों की जनसंख्या देखें तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों के सभी हिंदू हरिजनों के लिए बराबर नहीं है, और यही बात हिंदू प्रमुख प्रांतों में भी है। और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूप में लेकर आ गए आप। उन्होंने कहा कि साहब हिंदू मुस्लिम करते करते, सिख करते करते, अब आप पारसियों को भी अल्पसंख्यक बना दिया। ये नागता साहब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ढंग से बात को सुनना, गजब का तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूप में लाए गए हैं। अब तक यह जाति अपने को अल्पसंख्यक नहीं लिखती थी, सहसा इस अल्पसंख्यक एडवाइजरी कमेटी में इस जाति को अल्पसंख्यक जाति के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। मैं नहीं समझता महोदय कि यह पारसी जाति किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है। वह समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुकी है तथा आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति में ऊंची है, फिर वह कौन से खास संरक्षण है जो इस पारसी जाति को अपेक्षित है। यही बात एंग्लो इंडियन के संदर्भ में भी कही जा सकती है। उनकी संख्या बहुत कम है पर उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत दे दिया गया। इससे तो दलित वर्ग को 7 के बदले में 11 जगह दे देनी चाहिए थी। अब अगर कुछ ना किया जा सके तो मैं सभी चुने हुए सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खास संप्रदाय के हित के लिए वह लड़ने का विचार छोड़ दे। क्या सुंदर सी बात कही है। वो बात क्या कह रहे हैं कि साहब जितना प्रतिनिधित्व हम हरिजनों को मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर ये पारसी समुदाय को आपने कैसे ले लिया? ये तो अल्पसंख्यक थे ही नहीं, आपने इनको अल्पसंख्यक काउंट कर दिया। ये तो बहुत शिक्षित है, मैं नहीं कह रहा हूं, नागता साहब कह रहे हैं, ये तो बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, तो उन्हें किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है? सर कोई बात नहीं, अब अगर आप कमेटी की पुनः संरचना नहीं कर सकते हो तो ये छोटे छोटे बातों पर जो झगड़ रहे हो ना वो छोड़ दीजिए, ऐसा नागता साहब कह रहे हैं। फिर अंग्रेजी में बोलने के लिए रेवरेंड जेजेएम निकोलस रॉय आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, महाशय इस सूची में 50 सदस्य है, इसमें 2 नाम और बढ़ाना चाहता था, पर श्री मुंशी जी से बातचीत करने के बाद मैंने इस संख्या में फेरफार न करने का निश्चय किया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम में अल्पसंख्यक अनेक है, वहां के कबायली क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, प्रत्येक क्षेत्र का रहन सहन और संस्कृति अलग अलग है, इस कमेटी में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो आसाम से आते हैं, वो आसाम की बात को कह रहे हैं। अरे इतना आसान नहीं था संविधान का निर्माण करना,
बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत दिक्कतें आई थी। वो देवदूत ही थे जो सभी समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए इतना सुंदर सा संविधान रखा। जब तक उन देवदूतों के उस दर्द को आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, तब तक संविधान की खूबसूरती कभी भी समझ में नहीं आ सकती। एक बेटा अपने बाप से कहता है कि आपने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया। उस बेटे को यह पता नहीं है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ना भी कितना मुश्किल काम था। उस बेटे को यह हरगिज भी पता नहीं है कि जिन हिंदी की पुस्तकों से या अपनी मातृभाषी पुस्तकों से जो पढ़ा है, वो पुस्तकें देने में भी कितनी कठिनाई आई है। वो आज ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ाई। आज वो ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया। आज वो कह रहा है कि मुझे ट्यूशन और कोचिंग क्यों नहीं करवाई। उस पिता के दर्द को कौन जानेगा जो इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि किन परिस्थितियों में, किन मुसीबतों का सामना करते हुए उसको स्कूल भेजा। वो बेटा उस दर्द को नहीं समझ सकता। उस दर्द का एहसास करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। वैसा हम बन नहीं सकते तो कम से कम उस समय क्या हुआ उसको तो जाने, उसको तो समझे, तभी तो वो दर्द समझ में आएगा। और जिस व्यक्ति को दर्द समझ में आ गया वो कभी भी भारत के संविधान की आलोचना नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को बाप का दर्द पता है कि उस बाप के क्या दर्द में, किन परिस्थितियों में, किन विषम परिस्थितियों में उसे जो भी सुविधाएं थी उपलब्ध करवाई, वो अगर समझ लेगा बेटा तो बाप से कभी शिकायत नहीं करेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। इसके बाद में निकोलस राय साहब के विचार आ रहे हैं लगातार। इसके बाद में सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे हैं, सत्यनारायण जी सिन्हा अंग्रेजी में कह रहे हैं कि सर अब बहस बंद करो यार। सत्यनारायण सिन्हा, मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस बंद की जाए। इतने में आर के सिद्धवा जी, जो कि पारसी समुदाय के हैं, क्योंकि पारसी समुदाय के बारे में अभी कुछ कहा गया तो आर के सिद्धवा जी भी बोलना चाहते हैं। वो कह रहे सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष कह रहे नहीं, बहस बंद करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, अब बहस बंद है। अब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, बहस बंद हो गई। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं पंत जी ये प्रस्ताव आपका था, क्या आप संशोधन स्वीकार करते हैं। अब गोविंद वल्लभ पंत जी बोलेंगे कि श्री मुंशी द्वारा पेश किए गए संशोधनों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। कुल मिलाकर मेरे प्रस्ताव को आशातीत स्वागत हुआ और ये बहुत नाजुक मामला था लेकिन इसको स्वीकार किया जा चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में गोविंद वल्लभ पंत जी का एक भाषण आता है जो प्रस्ताव के संदर्भ में है। इसके बाद में वो लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन कौन मेंबर इसमें बनाए जा रहे हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जी वो लिस्ट जारी करने के लिए अध्यक्ष जी को कहते हैं और अध्यक्ष जी फिर नाम बोलते हैं। वो सारे नाम जो आपके सामने रखे गए थे वो नाम वापस आ रहे हैं। ये पूरे नाम की एक लिस्ट आ रही है। नाम पहले से आपको बताया जा चुका है कि कौन कौन इस कमेटी में आए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेंबर नहीं है। फिर ये कह रहे हैं, अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं कि अध्यक्ष किसी भी समय इस कमेटी में कुछ और लोगों को नॉमिनेट कर सकेंगे, नामांकन उनका कर सकेंगे। इस प्रकार से ये एडवाइजरी कमेटी गठित हो गई। फिर चर्चा होगी किस पर, बजट पर, और बजट पर चर्चा संविधान सभा में प्रारंभ हो रही है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा बजट पर चर्चा नहीं कर सकती है, तो संविधान सभा को अब क्या रूप धारण करना पड़ेगा, अब एक कमेटी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो संविधान सभा का बजट, अध्यक्ष अंग्रेजी में बोल रहे हैं श्री गाडगिल इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। अंग्रेजी में बोल रहे हैं एनवी गाडगिल साहब, मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि वास्तव में खुले अधिवेशन में ये पेश किया गया था और विधिवत पेश होने के बाद सभा प्रस्ताव द्वारा कमेटी में बदल गई है। एक माननीय के सदस्य बोल रहे हैं, नाम नहीं है उनका, अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अब वो संविधान सभा क्या बन जाएगी, एक कमेटी का रूप धारण कर लेगी जो अब क्या करेगी, बजट को पारित करेगी। और बजट को पारित करने के संदर्भ में बात आ रही है, बजट पर चर्चा हो रही है और ये लिखा हुआ है गुप्त कार्यवाही, मतलब सारी चर्चा गुप्त है क्योंकि जो भी दर्शक थे उनको बाहर भेज दिया गया। संविधान सभा के सदस्य ही एक कमेटी के रूप में बजट पर चर्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल मैंने आप लोगों को आज के प्रारंभ में ही कह दिया कि चर्चा बड़ी गजब की है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। सोमनाथ लाहिरी जी आएंगे, राजकुमारी अमृता कौर भी आएगी, उनके विचारों को भी जान लेते हैं वो तनख्वाह के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले श्री सत्यनारायण सिन्हा का ये कथन है कि वो कह रहे हैं कि भाई इसको कमेटी के रूप में बताइए। तो अध्यक्ष बोल रहे हैं अब हम बजट पर बहस प्रारंभ करेंगे। बजट पेश हो चुका है, मुझे कुछ संशोधनों की सूचना मिली है। क्या प्रस्तावक श्री लाहिरी यहां है जो कि संशोधन पेश करने वाले हैं?
श्री जयपाल सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था। आपको मालूम है परसों जब बजट पे चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह जी ही बजट पर चर्चा प्रारंभ कर रहे थे। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय क्या आवश्यक कोरम पूरा है क्या? हमारे संविधान सभा जो एक कमेटी के रूप में काम कर रही है, क्या कोरम पूरा है? तो अध्यक्ष कह रहे हैं हाँ सही है, कोरम पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ लाहिरी जी से वो निवेदन करते हैं कि अब आप बोलिए। अब सोमनाथ लाहिरी जी संविधान सभा के कार्यालय में जो अधिकारी और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके वेतन के बारे में बहुत लंबा भाषण देंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। श्री सोमनाथ लाहिरी जी बंगाल से आते हैं, वामपंथी विचार के हैं। वो कह रहा है कि मैं संशोधन पेश कर रहा हूं और मेरा संशोधन जो जिसके संदर्भ में है वो बात अभी आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा संशोधन किसके संदर्भ में है। देखिए जो ये तो प्रस्ताव है एक्चुअली में, प्रस्ताव की जो मुख्य बात जो उनका भाषण जो है ये पूरा उनका पूरा प्रस्ताव ही है। प्रस्ताव को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब उनकी जो मुख्य बात है वो उनके भाषण के रूप में है, वो जरा देखिएगा। मेरे सभी संशोधनों का उद्देश्य यह है कि ऊंचे अफसर का वेतन कम किया जाए और अधिक से अधिक वेतन 1000 रुपए हो। वो कह रहा है कि संविधान सभा में जो अधिकारी और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसमें जो अधिकारियों का जो वेतन आपने बहुत ज्यादा रखा है उसको कम किया जाए और किसी भी अधिकारी का वेतन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक महीने की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक कितना हो, 1000 रुपए रखा जाए। कुछ ऐसी जगहों को समाप्त किया जाए जो अनावश्यक प्रतीत होती है। संविधान सभा में कुछ अधिकारी फालतू में, उनके पदों को समाप्त कर दिया जाए। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और इस सभा के माननीय सदस्यों के भत्तों में कुछ परिवर्तन किया जाए। 3 बातें वो कह रहे हैं। एक तो अधिकारियों का वेतन घटाया जाए, दूसरा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और तीसरा संविधान सभा के कुछ सदस्यों को जो संविधान सभा के जो सदस्यों को जो भत्ते मिल रहे हैं उस भत्तों के संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा में जो सबसे ऊंचा अफसर है सेक्रेटरी, उसको आप 4000 वेतन दे रहे हो। क्या कह रहे हैं? सबसे प्रथम मैं ऊंचे अफसरों के वेतन के प्रश्न को उठाता हूं। श्रीमान जी, आपको विदित है कि बजट में सबसे अधिक वेतन 4000 रुपए रखा गया है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए 4000 रुपए बहुत अधिक वेतन है। एक्चुअली में संविधान सभा के जो सर्वोच्च अधिकारी जो थे सचिव, उनको 4000 रुपए वेतन मिलता था मासिक और बजट में ऐसा रखा गया। सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं कि गरीब हिंदुस्तान में 4000 रुपए वेतन बहुत बड़ी बात है। आप सब ही जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए 4000 रुपए का वेतन बहुत अधिक है। मैंने इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री गाडगिल की दलील सुनी थी। श्री गाडगिल ने जब प्रस्ताव रखा था तो मैंने उनकी दलील को सुना था। श्री गाडगिल ने कहा कि भाई संविधान सभा के जो सचिव है वो आईसीएस अधिकारी है और आईसीएस अधिकारी को जिस विभाग में जितना वेतन मिलता है उतना वेतन यहां पर भी मिलेगा। ये गाडगिल ने ऐसा तर्क दिया था। वो कह रहे हैं कि वे आईसीएस के आदमी हैं, इनके लिए भारत सरकार के एक निश्चित वेतन तय कर रखा है और इसलिए इस वेतन को कितना भी कम करने की हमारी इच्छा हो हम कम नहीं कर सकते हैं। मैंने एक प्रमुख नेता से भी सुना कि हम पैतृक संपत्ति के रूप में ये व्यवस्था सभा से मिली है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 2 मेंबर की बात कर रहा हूं। एक गाडगिल ने कहा कि आईसीएस अधिकारी का वेतन भारत सरकार ने तय कर रखा है 4000 है, तो हमारी इच्छा है तो भी हम कम नहीं कर सकते। और दूसरा, ये जो भी सिस्टम है ऐसा सिस्टम हमने संसद से ग्रहण किया है। संसद में जो वेतन सचिव को दिया जाता है वही वेतन हम लोग यहां दे रहे हैं। ठीक है, मेरे विचार से उनका मतलब आईसीएस से है। ये व्यवस्था के कार्य संचालन के लिए है और हमें इस व्यवस्था के लिए उनके जीवन स्तर के अनुसार वेतन देना होगा। हमें इस पैतृक संपत्ति को निभाना होगा। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। वो कह रहे हैं कि आप जो तर्क दे रहे हो कि संसद में ऐसा वेतन दिया जाता है इसलिए हमको इस परंपरा को निभाना होगा, वो कह रहे हैं मुझे बहुत खेद है कि आप ऐसा तर्क दे रहे हैं। आईसीएस ब्रिटिश साम्राज्यशाही की व्यवस्था है। इंडियन सिविल सर्विस जो है ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्था है। ये देश में साम्राज्यशाही शासन को चलाने के लिए है। इनका जीवन स्तर जनता के शोषण पर अविलंबित है, ना कि जनता की आवश्यकताओं पर। मुझे इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वो कह रहा है कि आप जिस आईसीएस की बात कह रहे हैं वो तो अंग्रेजों की है और आईसीएस तो अधिकारी तो जनता का शोषण करते हैं, तो उनको इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है और कम से कम हम तो नहीं दे, ऐसा वो कह रहे हैं।
मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस असेंबली में हमारा यही कार्य है कि हम पुरानी व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था बनाएं। अरे यार, हम संविधान सभा में बैठे, हम तो पुरानी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, और आप तो उनको वेतन भी 4,000 दे रहे हो, ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं। और तर्क ये दे रहे हो कि ये आईसीएस है, इनका वेतन ब्रिटिश सरकार ने तय किया, तो हम क्यों दे रहे हैं भाई। फिर वो कह रहे हैं मेरे विचार से यदि हम विज्ञापन प्रकाशित करें तो हमें बहुत अच्छे कांग्रेस जन, बहुत योग्य कांग्रेस जन तथा अन्य लोग थोड़े वेतन पर काम करने के लिए तैयार मिलेंगे। वो कह रहे हैं एक विज्ञापन जारी कर दो कि संविधान सभा के लिए हमें कुछ अधिकारियों की जरूरत है। तो सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं बहुत अच्छे कांग्रेसी ऐसे हैं जो संविधान सभा में अधिकारी और कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए आ जाएंगे, आपको ज्यादा वेतन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की उपज है। यदि हम जनता की आवश्यकता और इच्छा अनुसार भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हम इस पैतृक संपत्ति को समाप्त करना चाहिए। श्रीमान जी, ये कितनी दयनीय बात है कि बजट के उल्लेख अनुसार हम एक आदमी को 4,000 रुपए मासिक वेतन दे रहे हैं, और संविधान सभा के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको हम लोग 42 रुपए और 8 आना वेतन दे रहे हैं। एक को 4,000 वेतन और एक को 42 रुपए और 8 आना वेतन दे रहे हैं। ये क्या तरीका है साहब, ये तो बहुत गलत तरीका है, ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 100 गुना ज्यादा वेतन दे रहे हो। संविधान सभा के कार्यालय में एक अधिकारी और एक कर्मचारी के वेतन के बीच 100 गुना का फर्क है, फिर भी हमें शर्म नहीं आती है। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि थोड़े वेतन वाले कर्मचारियों की, जिसमें केवल छोटे सेवक और नीचे ग्रेड के क्लर्क शामिल है, इस सीमा तक वेतन में वृद्धि होने चाहिए कि वे जीवित रह सके। यार, कर्मचारियों को इतना कम वेतन दे रहे हो, कम से कम उतना तो वेतन दो जिससे कि वो जीवित रह सके, और जिनका बहुत ज्यादा वेतन है उनको नीचे लेकर आओ। सोमनाथ लाहिरी जी ऐसा तर्क दे रहे हैं। इसके बाद में वो कह रहा है कि हमारे जो मंत्री है उनके मंत्रियों को इतना वेतन मिलता है। तो मंत्रियों के वेतन की जैसे ही चर्चा कर रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष है वो कह रहे भाई साहब, हम यहां पर मंत्रियों के वेतन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर संविधान सभा के कार्यालय के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष बोल रहा है अंग्रेजी में, हम मंत्रियों के वेतन पर बहस नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं अंग्रेजी में, मैं तुलनात्मक रूप से कह रहा हूं और मेरे विचार से मेरा यह कहना न्यायोचित है। वो भी कह रहे हैं मैं भी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो तुलना कर रहा हूं और मेरी तुलना करना ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं माननीय सदस्यों को बजट की सीमा के भीतर ही रहना चाहिए। माननीय जो सदस्य है वो अपने बजट जो है उसके बारे में बोले, दूसरे विषय पर बात नहीं करें। तो फिर सोमनाथ लाहिरी जी वापस जवाब दे रहे हैं अंग्रेजी में, मैं केवल तुलना कर रहा हूं। जबकि एक 14 रुपए वाले चपरासी का प्रश्न उठता है तो हम पे कमीशन की प्रतीक्षा के लिए कहते हैं। बेचारे एक कर्मचारी की जब बात आती है 14 रुपए उसको मिलता है तो हम कहते हैं साहब वेतन आयोग जब आएगा, वेतन आयोग की रिपोर्ट जब आएगी तब इसका वेतन बढ़ाएंगे, और जब 4,000 की बात आती है तो उनको देने शुरू हो जाते हो। ये एक अनोखी कार्यप्रणाली है। क्या आप ये नहीं कहना चाहते, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा उसका हमें पालन नहीं करना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अब क्या कर रहे हैं सोमनाथ लाहिरी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बीच में लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं सोमनाथ लाहिरी जी कि कर्मचारी को वेतन 14 रुपए, और वेतन बढ़ाने की बात आती तो कैसा वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी तब बढ़ाएंगे, और एक सचिव को आप वेतन दे रहे हो 4,000 रुपए। यार ये क्या तरीका है आपका? और क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन को खुद झुठला नहीं रहे हैं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि गरीब हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार नहीं कर सकते। आप तो पंडित नेहरू की बात को ही झुठला रहे हैं। ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कहां कह रहे हैं? संविधान सभा में जब बजट पर जब चर्चा हो रही है तब एक बड़ा सुंदर सा भाषण देते हुए सारी बातें अपनी रख रहे हैं और बहुत विस्तार से कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अंत में मैं सदस्यों के बत्तों पर आता हूं, मुझे इस संबंध में बहुत सावधानी से बोलना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे सदस्य दुखी हो जाएंगे। सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं अब मैं संविधान सभा के सदस्यों को जो भत्ता दिया जा रहा है उस भत्ते पर बात करूंगा, पर मुझे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे क्या हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। मैं निम्न मध्यम श्रेणी के सदस्यों की कठिनाइयों को अनुभव करता हूं जो कि अपना अधिकांश समय यदि संभव हुआ था पूरा का पूरा समय देश के लिए देना चाहते हैं। इसलिए यदि उनकी ये मांग हो कि उन्हें धन कमाने के झंझट में नहीं डाला जाए परंतु जीवन निर्वाह के लिए इतना वेतन मिले कि वे काम कर सके तो ये बात मेरी समझ में आती है। वो कह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा में कुछ सदस्य इतने गरीब हैं
कि वो पूरा टाइम संविधान सभा के कार्यों के लिए दे रहे हैं, उनको कम से कम इतना वेतन तो मिलना चाहिए, इतना भत्ता तो मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उनकी बात मेरे समझ में आती है। परंतु आप ये भी अवश्य समझ लें कि ये प्रांतीय या केंद्रीय धारासभा नहीं है जो या 5 वर्षों तक काम करेगी। वो कह रहे हैं ये कोई संसद थोड़ी है, ये कोई राज्य की विधानसभा थोड़ी जो 5-5 साल तक काम करती रहेगी, इसलिए आपको वेतन भत्ता चाहिए चाहिए। ये तो 1-8 साल के लिए गठित की गई है, संविधान का निर्माण का पवित्र काम कर रहे हैं, तो कुछ एक को कम भत्ता मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इस असेंबली के कार्य को हमको 1 वर्ष के भीतर समाप्त करना है, क्योंकि यहां हमें देश के मौलिक सिद्धांतों को निश्चित करना है और धारासभाओं के हमको चुनाव करवाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमारी जनता और हमारे जनसमूह प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो फिर जल्दी जल्दी संविधान बनाओ ना, वो ऐसा सोमनाथ लाहिरी जी कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने ये सुझाव रखा है कि आपके लिए निःशुल्क भोजन, निःशुल्क निवास और तीसरे दर्जे का मार्ग का व्यय निःशुल्क कर दिया जाएगा। आपको निःशुल्क भोजन मिल जाएगा संविधान सभा के मेंबर के रूप में काम करते हुए, रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो जाएगी और आने जाने के लिए ट्रेन में तीसरे दर्जे का जो किराया होता है वो आपको दे देंगे हम लोग। बाकी आपको किसी भी प्रकार के भत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लाहिरी जी कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि अनेक सदस्यों ने बड़े बड़े त्याग किए हैं और वे दूसरी तरह से जो कुछ पैदा करते हैं उनकी अपेक्षा 45 रुपए का प्रतिदिन का भत्ता बहुत कम है, परंतु फिर भी वे जनता की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही से राज शक्ति के लिए यहाँ आए हैं। अपने देश के लिए युद्ध का ये एक प्रमुख अंग है, इसलिए उन्हें रुपए पैसे का विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे, जो भत्ता हम अपने लिए स्वीकार करें उसका संबंध जन साधारण की औसत आमदनी से होना चाहिए। क्या बात कही है यार, हम लड़ाई करने के लिए आए हैं, यहाँ हम देश के संविधान का निर्माण करने के लिए आए हैं, हम ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने के लिए आए, इसलिए हमको ज्यादा भत्तों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम देश सेवा के लिए यहाँ हैं, इसलिए हमको उतना ही भत्ता लेना चाहिए जो आम आदमी को मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं, ऐसा लाहिरी जी कह रहे हैं। अध्यक्ष अंग्रेजी में, क्या लाहिरी जी अपने सब संशोधन पेश कर रहे हैं? लाहिरी जी कह रहे हैं जी हां, मैं उन्हें अलग अलग पेश करूंगा। अध्यक्ष, अब संशोधन पेश किए जा सकते हैं। अब डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी बोल रहे हैं जो बंगाल से आते हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधनों को वापस लेने से पूर्व चंद शब्द कहना चाहता हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि संशोधन वापस लेने का यह अर्थ नहीं है कि मैं अपने विचारों को वापस लेता हूं। मैं इस संशोधन को अपनी पार्टी के निश्चय अनुसार वापस ले रहा हूं। मेरी भी भावना वही है जो मेरे कम्युनिस्ट मित्र श्री लाहिरी की है। मैं वास्तव में अनुभव करता हूं कि हमें ऐसे बजट को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें सेक्रेटरी का वेतन 4,000 रुपए मासिक हो और एक दफ्तरी के लिए 14 रुपए 8 आना वेतन हो। मेरा वास्तव में यह विचार है कि हमें ऐसा बजट स्वीकार नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि युद्ध से पूर्व सन 1937 में यह तय हुआ था कि कांग्रेस के मंत्री वेतन के रूप में 500 रुपए के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेंगे। इस निश्चय के पीछे भावना यह थी कि भारतवर्ष एक गरीब देश है जहां जनता की औसत आमदनी बहुत कम है, इसलिए राज्य के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को भी 500 रुपए से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए। फिर भी हम 4,000 का बजट पास कर रहे हैं, यह सर गलत है, ऐसा डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी कह रहे हैं। महोदय, यदि मेरे संशोधन स्वीकार करने में कठिनाई हो और यदि परिस्थितियां हमें इन ऊंचे वेतनों को जारी रखने के लिए बाध्य करें तो हमें जनता को इसकी सूचना देनी चाहिए। भाई कि अगर परिस्थितियां मजबूर कर रही है कि नहीं इतना वेतन तो देना ही पड़ेगा, तो फिर जनता को कम से कम बता तो दो। जनता को तो आपने बाहर भेज दिया और फिर बजट पर विचार करने का काम कर रहे हो, ऐसा सुरेश चंद्र बनर्जी कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, यही सब संशोधन है जिसकी मुझे सूचना मिली है। अब प्रस्ताव और संशोधनों पर वाद विवाद होना मैं समझता हूं। राजकुमारी अमृता कौर एक वक्तव्य देना चाहती है, वे ऐसा कर सकती है। एक माननीय सदस्य, क्या आप हमें भी वक्तव्य देने की आज्ञा देंगे? अध्यक्ष कह रहे हैं, हम उस वक्तव्य को फिर वाद विवाद का अंग मानेंगे। अब राजकुमारी अमृता कौर कह रही है जो कि मध्य प्रांत से आ रही है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हस्ताक्षरकर्ताओं की ओर से जिस वक्तव्य को पढ़ने की आज्ञा दी है उसे पढ़ने से पूर्व मैं ये बताना चाहती हूं कि हम सब इस वक्तव्य को बिना पढ़े ही प्रस्तुत करने के इच्छुक थे, क्योंकि हम सब इस विषय पर आगे वाद विवाद नहीं चाहते हैं। अब वो क्या कह रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस परिषद के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखे गए बजट प्रस्तावों के विरोध में एक वक्तव्य
प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें हम में से कुछ सदस्यों की सम्मति भी प्रकट है। जिस पार्टी के सदस्य होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है, उसके बहुमत के विरोध में हम कोई संशोधन पेश नहीं कर रहे, परंतु हम अपने वक्तव्यों को दर्ज करवाना चाहते हैं। राजकुमारी अमृता कौरी कह रही है कि मैं कांग्रेस की सदस्य हूं, मैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहती हूं, लेकिन हमारे कुछ विचार हैं जिसको हम लोग रखना चाहते हैं। हम इस बजट से सहमत नहीं है, भले ही हम लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा वो कह रही है। सेक्रेटरीट के विषय को हम आपके चतुर हाथों में इस आशा से छोड़ते हैं कि यदि आपको अवसर मिले तो जब कभी वह मिले उस समय उसके खर्च में जो कुछ भी कमी आप कर सकते हैं करेंगे। संविधान सभा के कार्यालय के संदर्भ में हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको जब भी अवसर मिलेगा आप कार्यालय का खर्चा कम कर देंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। इस संबंध में हमारी सम्मति यह है कि अधिकतम और न्यूनतम वेतन की दरों में अंतर जो है वो खत्म करना चाहिए। कहां 4,000 अधिकतम, कहां न्यूनतम 14 रुपए हटाना, ये जो है इस अंतर को आप खत्म कीजिए, ऐसा वो कह रही है। और फिर वो कह रही है कि 30 रुपए भत्ता की स्वीकृति दो, ये काफी रहेगा, ऐसा राजकुमारी अमृता कौर कह रही है। इसके बाद में RK सिद्धवा जी आ रहे हैं, जो कि मध्य प्रांत से है। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राजकुमारी अमृता कौर ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। RK सिद्धवा जी बहुत समृद्धिशाली व्यक्ति है। RK सिद्धवा जी कह रहे हैं कि राजकुमारी अमृता कौर ने भत्तों के बारे में जो विचार प्रकट किए मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं, जरा उनके विचार जानिए। वो कह रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन के संबंध में भली भांति विदित है कि ऊंची और नीची श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन का अंतर बहुत अधिक है। 50 या 75 वर्षों से कांग्रेस जनों का यह कहना है कि वेतन के इस भारी अंतर को सहन नहीं करना चाहिए, इसे ठीक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस अवस्था में जबकि हम देश के लिए संविधान बना रहे हैं और हमें ध्यान रहे कि ऐसा भेदभाव और अंतर नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। महोदय जी, हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन्हें हम भली भांति जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय करने में हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आज समाज का संपूर्ण ढांचा इस प्रकार का बना हुआ है कि हम उसे गिराना ही है। इस ढांचे को नष्ट करने के लिए हमें इस संविधान सभा को स्थापित किया है। वो कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि हमारी संविधान सभा का निर्माण ही इस वजह से हुआ है कि जो ढांचा देश में बना हुआ है हमें इसे गिराना है। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। इनको फीडबैक एक बार फिर भेज दीजिएगा, कोई रह ना जाए। फिर वो क्या कह रहे हैं, इसी बीच में धीरेन्द्र नाथ दत्त बोल देते हैं बंगाल से, मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति करनी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से ये वक्तव्य और वक्तव्यों पर प्रतिवाद नियमित नहीं है। वो कह रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, वाद हो रहा है फिर प्रतिवाद हो रहा है, ये ठीक व्यवस्था नहीं है, ऐसा धीरेन्द्र नाथ दत्त कह रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये वाद विवाद की बात नहीं है, ये सब इस बहस का ही हिस्सा है। फिर RK सिद्धवा जी आगे बोलते हैं, कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में मैं इतना कह चुका हूं महोदय, हम इसे भली भांति जानते हैं कि केंद्र और प्रांतों में जनता की सरकार है और हम ये भी जानते हैं कि किन कठिनाइयों, बाधाओं और मुसीबतों में उन्हें कार्य करना पड़ता है। मैं क्षण भर के लिए भी ये बात नहीं सोच सकता कि हमारे लोकप्रिय मंत्री कहीं भी ऐसी बातों को जारी रखना चाहते हैं। वास्तव में हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपने देश की गरीब जनता के साथ न्याय करके ही चैन लेंगे। इसी बीच में कुछ माननीय सदस्य बोलते हैं, क्या उसमें सिंध भी शामिल है क्या? कुछ कमेंट करते हैं कि आप ये कह रहे हो कि हम लोग पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हम अपने देश की गरीब जनता को न्याय दिलाएंगे। तो कुछ मेंबर बोलते हैं, क्या सिंध भी शामिल है क्या इसमें? तो वो सिद्धवा जी कह रहे हैं, जी हाँ, सिंध भी शामिल है महोदय। आजकल हम सिंध के न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों को महंगाई के भत्ते के रूप में 14 लाख रुपए देते हैं। ये सब प्रांत और केंद्रीय सरकार के भत्ते दिए जा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं महोदय। अब मैं सदस्यों के भत्तों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं। जहां तक सदस्यों के भत्ते और मार्ग व्यय का संबंध है, बजट में 1946-47 के लिए 14,08,000 की व्यवस्था है। ये रकम बहुत अधिक जान पड़ती है और बहुतों ने इस पर बड़ा बतंगड़ भी किया है कि सन 1946-47 में सदस्यों का भत्ता 14 लाख रुपए खर्च होगा। अब महोदय देखिए वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि 210 सदस्यों ने पिछले अधिवेशन में भाग लिया था। मैंने अकाउंट विभाग से ये आंकड़े प्राप्त किए हैं कि पिछले अधिवेशन में सदस्यों को 21 लाख रुपए चुकाए गए और 6,000 रुपए अभी ऐसे बिलों के चुकाने शेष है जो अभी प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार पिछले अधिवेशन के भुगतान का कुल जोड़ 21 लाख 6,000 रुपए होता है।
हमें बताया गया कि गत अधिवेशन में उपस्थित 210 सदस्यों की अपेक्षा इस अधिवेशन में 50 सदस्य कम उपस्थित हुए हैं। इस कारण इस अधिवेशन में 4,000 रुपए का बड़ा अंतर पड़ेगा। वो कुल मिलाकर आंकड़े बता रहे हैं कि साहब इतना बजट हमने पास किया है, लेकिन पिछली बार इतना खर्च हुआ था, पिछली बार 210 लोगों ने भाग लिया, इस बार 50 सदस्य कम भाग ले रहे हैं, ऐसा वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा इनका भाषण है। फिर अध्यक्ष साहब बीच में बोल जाते हैं कि सिद्धवा जी, हम यहाँ कांग्रेस के सदस्यों को कितना वेतन भत्ता मिलता है उस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम संविधान सभा के सदस्यों को कितना वेतन भत्ता मिलेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा महोदय, मैं जानता हूं उन दिनों मंत्रियों का वेतन हजारों में था, उन्होंने देश के लिए त्याग किया और 500 रुपए लिए, सदस्यों ने 75 रुपए स्वीकार किया और अधिक खर्च स्वयं पूरा किया। मेरे अपने प्रांत में 250 रुपए वेतन मिलता है। 9 कांग्रेसी सदस्यों जिन्होंने 75 रुपए से अधिक खर्च करके केवल 75 रुपए मासिक, वो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऐसे 9 मेंबर हैं जिनको 75 रुपए वेतन मिलता है, लेकिन 75 रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद भी उन्होंने 75 रुपए ही लिए हैं, ऐसी वो बात सिद्धवा जी कह रहे हैं। फिर इसके बाद में पूरी डिटेल दिलवा रहे हैं। फिर अध्यक्ष जी को गुस्सा आ जाता है और अंग्रेजी में कह रहे हैं, अरे श्रीमान, मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, आप मंत्रियों के वेतन पर यहां वाद विवाद नहीं करें। हम मंत्रियों को कितना वेतन मिलता है उस पर बात नहीं कर रहे, हम संविधान सभा के सदस्यों को कितना भत्ता मिलेगा उस पर बात कर रहे हैं। फिर आर के सिद्धवा जी आ रहे हैं, अरे नहीं महोदय, मैं मंत्रियों के वेतन के प्रश्नों को नहीं उठा रहा हूं, मैं तो कोई दूसरी बात ही करना चाह रहा हूं। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वो गाड़ी में कितना खर्चा होता है, ट्रेन में कितना खर्चा होता है, टाइपिस्ट में कितना खर्चा होता है, वो सारे पूरी डिटेल आर के सिद्धवा जी यहां रखना चाह रहे हैं और बिल्कुल रख भी रहे हैं। फिर जेबी कृपलानी साहब कह रहे हैं, क्या आपको ये रुपया इस सभा से लेना है क्या, जो आप ये कह रहे हो कि इतना सारा खर्चा होता है, टाइपिस्ट का होता है। तो जेबी कृपलानी जी कह रहे हैं, क्या आपको ये सब खर्चा सभा से लेना है क्या। तो सिद्धवा जी फिर बोल रहे हैं अंग्रेजी में, अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गरीबी के नाम पर कम लेने के लिए जो तर्क पेश कर रहे हैं वो तर्क सही नहीं है। मेरा उत्तर यह है कि हम पहले से ही बिना जनता के धन का दुरुपयोग किए हुए ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं जो तर्क दे रहा हूं वो तर्क जो पैसा खर्च हो रहा है वास्तव में और जो हमको मिल रहा है उससे बहुत कम मिल रहा है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जेबी कृपलानी जी कह रहे हैं कि जो आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है वो सभा से लेना चाहते हो क्या। तो वो कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी फिर कह रहे हैं, यार आप संक्षेप में अपनी बात को कहिए। फिर सिद्धवा जी बोल रहे हैं कि श्रीमान जी, कुछ सदस्य अपने सेक्रेटरी और नौकर, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। श्रीमान जी, कुछ सदस्य अपने सेक्रेटरी और नौकर को साथ लेकर आते हैं। मेरी पुत्री मेरी सेक्रेटरी का काम करती है, वह एक स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है और मेरे प्रांतीय कार्यों को भी देखती है। पिछली बार मैं उसे अपने साथ लाता, परंतु यहाँ की स्थिति देखना चाहता था। यदि मैं अगली बार उसे साथ लाऊं तो मैं निश्चित रूप से दूसरे दर्जे में यात्रा करूंगा। 150 रुपए देकर वायुयान यात्रा करके मुझे हानि उठानी पड़ेगी। श्रीमान, हमारी आत्मा जानती है कि हम व्यक्तिगत लाभ के लिए एक पाई भी नहीं लेते, हम एक महान उद्देश्य के लिए, देश की अधिक भलाई के लिए व्यय करते हैं। इसलिए जो मित्र हमारा विरोध करते हैं वे ये समझे कि हमारी आलोचना करना उचित नहीं है। वो कह रहे हैं, साहब मैं तो फ्लाइट से यात्रा करता हूं, साथ में अपनी बेटी को भी लेके आता हूं, मेरी बेटी टाइपिस्ट भी है, स्टेनोग्राफर भी है, वो मेरे सेक्रेटरी के रूप में भी काम करती है। अगर आप मुझे 150 रुपए देंगे तो साहब मुझे तो फिर ट्रेन में आना पड़ेगा, हवाई यात्रा तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी के दिन भी मुझे याद आते हैं, जब हम लोग वेतन का विरोध वहां पर करते थे, कम वेतन लेते थे, वो मोतीलाल नेहरू को भी याद कर रहे हैं। अब आरबी दुलेकर साहब आ रहे हैं जो कि संयुक्त प्रांत से हैं। सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। दुलेकर साहब, जानते हो ना दुलेकर साहब को, जिस प्रकार से श्रीमती राजकुमारी जी ने बयान दिया है उसी प्रकार से मैं भी बयान देना चाहता हूं। बाइबल में यह लिखा हुआ है कि जिस समय एक धनी मनुष्य प्रभु ईसा के पास गया और उनसे कहा कि हमको अपना शिष्य बना दीजिए और दीक्षा दीजिए, उन्होंने ये कहा कि धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग में पहुंचना उतना आसान नहीं है। पानी लाइए यार थोड़ा सा। आज थोड़ी सी गर्मी लग रही है, चक्कर जैसा महसूस होने लग गया। पानी लाइए, पानी। आरवी दुलेकर साहब, ये चेयर लगा देता हूं,
टिकाने के लिए। पानी का ग्लास भर देना। दुलेकर साहब एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि साहब बाइबल में एक जगह एक लिखा हुआ है कि एक शिष्य जब प्रभु ईसा के पास गए और कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, तो प्रभु ईसा ने कहा कि भाई आपके पास आप धनी बहुत हैं, इसलिए जो धनी व्यक्ति होता है उनको मोक्ष मिलना थोड़ा सा कठिन है। वो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो धनवान है उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई वाला रास्ता है। फिर दूसरा बयान जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि एक समय लोकमान्य तिलक जब कांग्रेस में बयान दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहा है कि भगवान उनकी मदद करता है जो उनकी मदद करते हैं। तो मैं राजकुमारी अमृता कौर से ये कहना चाहता हूँ, वो ये कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमती जी कृपा करके जो बयान हमको दे रही है, यदि वह बयान अपने लिए है तो बहुत अच्छा रहेगा। कि जो बयान आप हमारे लिए दे रही है वो बयान आप अपने लिए दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा दुलेकर साहब राजकुमारी अमृता कौर को कह रहे हैं। तब अध्यक्ष साहब बीच में बोलते, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी है, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं व्यक्तिगत आक्षेप ना कीजिए। फिर अध्यक्ष कह रहे हैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कीजिए। तो फिर दुलेकर साहब कह रहे हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि ये भत्ता अधिक है, लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं और मेंबर साहिबान से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न इतनी बड़ी सभा में उपस्थित करने योग्य बात ही नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस में कार्य करते हैं वह रात दिन इस बात की चिंता में रहते हैं कि भारतवर्ष किस प्रकार उन्नत हो और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो किसी भी प्रकार के नहीं चाहते हैं कि कोई रुपया भारतवर्ष का हम पर खर्च हो और हम उससे कोई लाभ उठा लें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार दुलेकर साहब ये कह रहे हैं कि भाई वेतन भत्तों की जो चर्चा है हमको ज़्यादा उस पर ज़्यादा चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। फिर वोटिंग होती है। अध्यक्ष बोल रहे हैं श्री लाहिरी जी क्या आप अपने संशोधनों को अलग अलग रखना चाहेंगे कि सबको एक साथ में? तो सोमनाथ लाहिरी जी कह रहे हैं सबको एक साथ रख लीजिए। अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो श्री लाहिरी के संशोधनों के पक्ष में है वे हाँ कहेंगे। 2 या 3 माननीय सदस्य हाँ बोलते हैं। अध्यक्ष जो इसके विरोध में है वो नहीं कहेंगे। बहुत से सदस्य नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष बोल रहे हैं अब विरोधी जीत गए, संशोधन स्वीकार नहीं हुआ, अर्थात सोमनाथ लाहिरी जी का जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया गया, ऐसा अध्यक्ष साहब ने घोषणा की। इसके बाद में अध्यक्ष वह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है और अब असेंबली पूरे इस प्रकार से ये बहस अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है और ये प्रस्ताव स्वीकार होते ही, सोमनाथ लाहिरी जी का प्रस्ताव खारिज होते ही फिर चर्चा खत्म हो जाती है और अब अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि अब हम लोग नियम बना सकते हैं। हम सरकारी नियमों में से कोई मतलब नहीं है। जिनकी सेवाएं सरकार से उधार ली गई है वे अपने तरीके से स्वामी भक्ति और राजभक्ति बरत सकते हैं। अब हम कल खुले अधिवेशन में फिर मिलेंगे, कुछ प्रस्तावों पर विचार होगा। हम कल सुबह 11 बजे तक के लिए सभा स्थगित करते हैं। तब असेंबली शनिवार तारीख 25 जनवरी सन 1947 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी यानी 24 जनवरी को संविधान सभा के रूप में कुछ काम करती है और बहुत कुछ काम संविधान सभा एक कमेटी के रूप में बजट को पारित करने के संदर्भ में भी करती है। 24 जनवरी 1947 को जो सारी चर्चा है वो सारी चर्चा आपके सामने रख दी गई है। मुझे लगता है कि अब हमको चर्चा यहाँ समाप्त कर देनी चाहिए। 25 जनवरी 1947 को जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल संविधान सभा के दूसरे सत्र का अंतिम दिन है। कल हमारी कार्यशाला का जो दूसरा सत्र पे जो हमारी कार्यशाला चल रही है उसका भी अंतिम दिन है। आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है। आप लोग फीडबैक भर दीजिएगा। एक बड़ा अच्छा सा सवाल आप लोगों से पूछा गया। कल हम लोग बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।